अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? खुश हैं, मजे में हैं, जिंदगी में है मजा या मिल रही है गुनाहों की सजा? चले सर, हम आए हैं आज और आज जो एग्जाम्पल करेंगे वो एग्जाम्पल बहुत अच्छी है, आपके अपने आईएएस की है। और पता नहीं क्यों मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि अब अगर पेपर में एग्जाम्पल आई तो अब एग्जामिनर का जो मूड है वो उसी एग्जाम्पल जैसा हो सकता है। लेकिन सर उस एग्जाम्पल से आने से पहले आज इंशाल्लाह ईपीएस को खत्म भी करना है, स्टडी टेक्स्ट की भी स्कीमिंग करनी है। सर देखें ना, एक एक चीज बनाई तो एक दफा उसको घुमा लेते हैं, हो सकता है कि उसके अंदर कोई नई चीज हमें नजर आ जाए, हो सकता है नई, एक कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा कि स्टडी टेक्स्ट की चीजें भी देख ली, प्रैक्टिस बैंक की भी चीजें देख ली। ठीक है मेरा बच्चा, चले जी इब्तिदा कर लें मेरा बच्चा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। है ना सर? तो हमने कहा सर बड़े, अब देखिए अभी भी लोग यहाँ पे आते हैं नाम से बाबू डकैत। अबे भाई तुम लोग बड़े हो गए हो, एफएफआर के बच्चे हो, है ना सर? नहीं सर, अभी अभी आए एफएफआर में। चले सर इब्तिदा करते हैं, सबसे पहले ईपीएस को रिवाइज करते हैं। हमने कहा ईपीएस लिस्टेड कंपनीज और कंपनीज अबाउट टू बी लिस्ट, ये खाली उनके ऊपर अप्लाई होगा। सर फिर हम और आगे बढ़े और हमने कहा कि सर न्यूमरेटर में दो ही चीजें आती हैं। हमने एंड तक देखा क्या चीजें हैं। बेसिक ईपीएस की बात करें तो इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड और प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई, इन दोनों को माइनस करना होता है आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। ईपीएस हम ओसीआई की बेसिस पे नहीं निकालते, प्रॉफिट की बेसिस पे निकालते हैं। डिनोमिनेटर में 5 शरारतें थी। कौन कौन सी 5 शरारतें थी? जल्दी से बता दो, कौन कौन सी 5 शरारतें थी? बोनस था, राइट था, कंसोलिडेशन, स्प्लिट, और हमने कहा जो है हमारे पास जो है राइट इशू, बोनस, नॉर्मल और कंसोलिडेशन, स्प्लिट। सर फिर हमने कहा था ईपीएस जब रीस्टेट करते हैं तो 4 चीजों की वजह से करते हैं और 5वीं चीज एरर होती है। वो 4 चीजें क्या है? बोनस, राइट, स्प्लिट और कंसोलिडेशन। सर फिर हम और आगे बढ़े थे, हम आए थे डाइल्यूटेड ईपीएस में हमारे पास होते हैं पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर, जिसमें हमने कहा मेजरली 3 चीजें होती हैं। एक होते हैं सर ऑप्शंस और वारंट्स, एक होते हैं कन्वर्टेबल लोन, तीसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। ऑप्शंस और वारंट्स के केस में हमें पता है कि न्यूमरेटर में कोई इंपैक्ट नहीं आता, डिनोमिनेटर के अंदर जो इंपैक्ट आता है वो किस चीज का होता है? नंबर ऑफ फ्री शेयर्स। नंबर ऑफ फ्री शेयर्स कैसे निकालते हैं? शेयर्स टू बी इशूड अंडर ऑप्शन, उसमें से हम क्या माइनस करते हैं? उसमें से हम क्या माइनस करते हैं सर? उसमें से हम माइनस कर रहे होते हैं नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एक्सरसाइज प्राइस, और अगर कोई फ्यूचर का एक्सपेंस होता है वो भी प्लस करते हैं और डिवाइड मार देते हैं किससे? हमने कहा मार्केट प्राइस जो चल रही होती है, सही है, उससे। फिर हमने कहा सर आते हैं कन्वर्टेबल लोन के ऊपर, हमें जो इंटरेस्ट का इंपैक्ट होता है वो न्यूमरेटर में ऐड बैक करवाना होता है नेट ऑफ टैक्स। सर फिर हम और आगे बढ़े थे, हमने कहा था अगर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल के ऊपर इंटरेस्ट है तो उसके ऊपर टैक्स का बेनिफिट नहीं लेना। डिनोमिनेटर में जो नंबर ऑफ शेयर्स आने वाले होते हैं कन्वर्टेबल लोन से, उसका इंपैक्ट लेते हैं। सर फिर हम और आगे बढ़े और हमने क्या पढ़ा था सर? और हमने पढ़ा था डिनोमिनेटर, तीसरी चीज थी प्रेफरेंस शेयर्स जो थे इरिडीमेबल वाले, उसमें जो हम डिविडेंड माइनस करते हैं बेसिक की कैलकुलेशन में, उसको नहीं करते और नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा देते हैं। सर फिर आज की क्लास में अगर आपको याद हो, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है पूरा पूरा, हमने कंटिंजेंटली इशूएबल शेयर्स पढ़े थे सर, कंटिंजेंटली इशूएबल शेयर्स। और उस पर मैंने आपको बताया था, उसको अगर मैं समराइज करूं क्योंकि आज की क्लास में जो एग्जाम्पल करने वाले हैं वो एग्जाम्पल सारी की सारी इसके ऊपर डिपेंडेंट है, कंटिंजेंटली इशूएबल शेयर्स के ऊपर। हमने कहा 3 तरह के होते थे, एक होते थे अर्निंग्स वाले, दूसरे होते थे मार्केट प्राइस से रिलेटेड जो हमने कहा कंटिंजेंसी होती थी उसके, और तीसरे कौन से होते थे? अदर। सही है सर? तो आए सर, अगर कंटिंजेंटली इशूएबल शेयर्स की अगर कंडीशंस मीट हुई तो शेयर इशू करेंगे। उसमें अर्निंग्स वाले थे, उसमें हमने कहा था कि अगर रिपोर्टिंग डेट पे अर्निंग्स का क्यूमुलेटिव टारगेट मीट हो गया, अर्निंग्स का क्यूमुलेटिव टारगेट मीट हुआ तो लेंगे। इसकी एग्जांपल याद करें, हमने एग्जांपल कुछ ऐसी दी थी कि सर अगर एवरेज प्रॉफिट था 3 सालों का 10 मिलियन का, एवरेज प्रॉफिट पर ईयर 10 साल 10 मिलियन 3 सालों तक, तो हमने कहा 10 मल्टीप्लाई बाई 3, 30 मिलियन का प्रॉफिट अगर इस रिपोर्टिंग डेट के एंड पे हो गया, पहले साल में 30 मिलियन हो गया तो हम अज्यूम करेंगे पहले साल इशू हो गए, दूसरे साल पे 30 मिलियन हो गए कंबाइन तो दूसरे, और नहीं तो तीसरे में। किसी भी साल में नहीं हुआ तो हम अज्यूम करेंगे किसी भी साल में। तो अर्निंग्स के केस में हम क्यूमुलेटिव फिगर पे जाते थे। यहाँ पर जो मार्केट प्राइस का था उसके केस में हमने पढ़ा था कि सर मार्केट प्राइस में एवरेज की बात की है, एक टारगेट प्राइस थी। अगर टारगेट प्राइस है तो रिपोर्टिंग डेट के एंड पे देखना है कि वो टारगेट प्राइस अचीव हो गई तो आपने उसका इम्पैक्ट ले लेना है। सही है सर?
टारगेट प्राइस अगर रिपोर्टिंग डेट पे अचीव हो गई उसका इम्पैक्ट ले लो, और अगर एवरेज प्राइस थी तो एवरेज प्राइस के केस में भी आपको देखना है कि रिपोर्टिंग डेट पर एवरेज प्राइस का टारगेट है वो भी ले लो। और सर फिर हमने अदर्स की बात की थी, तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी रिटेल आउटलेट्स की कि सर अदर्स कोई भी अदर टारगेट हो सकता है कि हमने कॉन्ट्रैक्टर को कहा कि अगर तुमने रिटेल आउटलेट हमारी ओपन कर दी, 5 करनी थी, और हर रिटेल आउटलेट ओपन होने पे अगर हम तुम्हें 5,000 शेयर्स का हमने तुमसे वादा किया है, तो हम देखेंगे इस रिपोर्टिंग डेट पे तुमने कितनी कर दी हैं, उसके हिसाब से हमें इम्पैक्ट देखना होगा। चले सर अब सबकी तवज्जो इधर, सबकी तवज्जो इधर। ये हमने अदर्स का केस भी दे दिया, ये 3 थे कंटिजेंटली इशुएबल शेयर्स। सर आज हम एक एग्जांपल करेंगे, और वो एग्जांपल जो होगी वो होगी कमाल, कमाल नहीं बेमिसाल, और बेमिसाल नहीं लाजवाब। आए सर एग्जाम्पल पे हम आ रहे हैं। हाँ अगर एवरेज, लेकिन फर्क ये है कि फर्क है अर्निंग्स के केस में, पहले साल में अगर 10 का आ गया प्रॉफिट तो हमें एवरेज के हिसाब से तो 10 मिलियन चाहिए था, हमने 10 कर लिया, लेकिन अर्निंग्स में कहता है क्यूमुलेटिव फिगर को देखो कि टोटल 30 हो गया जिस भी साल में तो 3 साल होगी। मार्केट प्राइस में ऐसा नहीं है। मार्केट प्राइस में अगर हमने कहा था एवरेज मार्केट प्राइस 20 होनी चाहिए और पहले साल के एंड पे 20 हो गई, 21 हो गई, तो हम कर देंगे, ये फर्क है। अर्निंग्स पे कहता है क्यूमुलेटिव पे जाओ, मार्केट प्राइस पे कहता है कि हर साल की एवरेज देखो। ठीक है सर चलें जी, अब आ गया है, आगे आए, आ गया, और हमने कहा आ गया, और हम मुस्कुराए, और हमने कहा आ गया कि सर अब करेंगे अगला सवाल। एक मिनट रुको मेरा बच्चा, ईपीएस हैंड आउट टू, चलिए सर अगला जो सवाल होगा ना उसको हम करेंगे साथ। मैं चाहूंगा आप सबके हाथों में हो मशीनें, क्या हो आपके हाथों में? मशीनें, कैलकुलेटर हो, ताकि आपको सवाल करने में हो जाए आसानी। सर कभी कभी ना मैं इनके ऊपर भरोसा भी नहीं करता हूँ, और मैं चैट भी देख लेता हूँ, क्योंकि एक दफ़ा ये आपकी क्लास में हरकत कर चुके हैं कि चैट के अंदर इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि पार्टिसिपेंट्स कैन चैट विद नो वन, और वो पता नहीं क्या हुआ था कि अचानक हुई क्या हुआ। चलिए सर अब हमारे एग्जाम्पल, आईएएस की एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आईएएस की एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सर आईएएस की एग्जाम्पल सही चीज़ें दी जाती हैं, लेकिन उनमें कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी होती हैं जो अब तक टेस्ट नहीं हुई ना, तो इसका मतलब है कि एग्जामिनर महाशरे उनके ऊपर कभी भी आ सकते हैं, तो हमें उनकी तैयारी कर लेनी चाहिए। हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारे पास पेपर्स देख लिए, एक को हमने छोड़ा, और वो हमने क्यों छोड़ा? वो हमने इसलिए छोड़ा क्योंकि हमने कहा जब हम कर लेंगे कुछ और सवाल तो हम उसके ऊपर आएंगे। पिछली क्लास में हमने टाइगर लिमिटेड वाला भी देख लिया था, और हमने कहा टाइगर लिमिटेड भी एक एग्जाम्पल की कॉपी थी। अब सर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 52 आ रहा है, एग्जाम्पल नंबर 7 ऑफ आईएएस 33 है ये मेरा बच्चा, एग्जाम्पल नंबर 7 ऑफ आईएएस 33। अच्छा याद रखें, अगर आप आईएएस की एग्जाम्पल्स खुद पढ़ेंगे ना शायद आपको पढ़ने ना पड़े, क्योंकि सर वो बहुत ज़्यादा वेग होती हैं, अजीब सी होती हैं, तो आपने खुद तो पढ़नी है नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट हुई उसको हम आपको करा देंगे, इंपॉर्टेंट हुई तो उसको हम आपको करा देंगे। और अगर हो सका कि आईएएस की एग्जाम्पल में कहीं कुछ इशू हुआ तो हम उसको आसान देखें। आईएएस की एग्जाम्पल्स जो टाइगर लिमिटेड थी ना, यकीन माने वो भी मैं आपको बताया था पिछली क्लास में सर, वो भी जो इससे मिलती जुलती भी एक एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद थी, एग्जाम्पल नंबर 54 देखें आपको। तो सर इसका मतलब है ये एग्जाम्पल, और अब जो मुझे लग रहा है ये एग्जाम्पल नंबर 52 होगी या तो एग्जाम्पल नंबर 53 होगी। 53 के चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन ये हम कर पाएंगे जब हम जो है कंसोलिडेशन करेंगे इसके बाद। सही है, 53 आपने याद रखनी है, ये पूरा कर लें क्योंकि इसमें कंसोलिडेटेड अर्निंग्स पर शेयर के ऊपर इम्पैक्ट है। लेकिन सर जो एग्जाम्पल नंबर 52 है ये अभी हम कर सकते हैं, हम एग्जाम्पल को पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल साथ पढ़ेंगे, समझेंगे, और फिर मेरा चंदा हम बढ़ेंगे आगे। ऑर्डिनरी शेयर्स, आज इंशाल्लाह स्टडी टैक्स भी हम जो है रिवाइज करेंगे, जो स्टडी टैक्स होगा उसको भी हम एक दफ़ा स्किम करेंगे। क्यों सर? मैंने वही बात कही कि कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी है कि स्टडी टैक्स आपको घुमाई जाए। सही है सर। क्वेश्चन नंबर 52, ये क्या कह रहा है? ये दरिंदा हमसे कह रहा है ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग 20x1 1 मिलियन थे, देयर वर नो ऑप्शंस वारंट्स ऑफ कन्वर्टेबल। का पूरा साल 20x1 में ऑर्डिनरी शेयर्स कितने आउटस्टैंडिंग रहे? 1 मिलियन। ठीक है। An agreement related to recent business combination provides for the issuance of additional ordinary shares based on the following conditions। एक एग्रीमेंट क्या था? हमने कोई बिजनेस कंबाइन किया, उसके हवाले से वारिद और जैज का मर्जर हुआ, तो जैज वालों ने वारिद के जो शेयर होल्डर थे उनको एक एग्रीमेंट के तहत कहा
कि 5,000 एडिशनल ऑर्डिनरी शेयर इशू करेंगे फॉर ईच न्यू रिटेल साइट ओपन ड्यूरिंग 20x1। कोई भी नई फ्रेंचाइज ओपन होगी तो उसके बदले में कितने शेयर इशू करेंगे? 5,000। 1,000 ordinary shares, additional ordinary shares for each CU 1,000 of consolidated profit in excess of 2 million. For 2 million से ज्यादा फॉर द ईयर एंडेड, पूरे साल के एंड तक, अंत तक 2 मिलियन से ज्यादा अगर जितना भी प्रॉफिट हुआ उस हर प्रॉफिट के 1,000 के बदले में कितने शेयर देंगे हम? 1,000 शेयर देंगे। सही है सर, अच्छी चीज है ना सर। फिर हमने कहा रिटेल साइट्स ओपन ड्यूरिंग द ईयर। इसने कहा साल के दौरान मेरा बच्चा क्या हुआ? इसने कहा साल के दौरान जो रिटेल साइट्स ओपन हो गई वो कितनी ओपन हुई? हमने कहा साल के दौरान जो रिटेल साइट्स ओपन हुई वो हमने कहा सर 2 हिस्सों में ओपन हुई। हमने कहा कौन से 2 हिस्सों में ओपन हुई? तो इस दरिंदे ने हमें बताया कि जो रिटेल साइट्स ओपन हुई वो जो 2 हिस्सों में ओपन हुई वो कौन से 2 है? हमने कहा आंसर देखते हैं। 1 मई 2001 को हुई, सही है, और 1 सितंबर को हुई। हमने कहा यहाँ तक तो चीजें थी बड़ी बढ़िया। अगली चीज पे आए, कंसोलिडेटेड ईयर टू डेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी इक्विटी होल्डर्स ऑफ द पेरेंट एंटिटी कितना था? हमने कहा वो था कितना? CU 1.1 मिलियन एज ऑफ 31 मार्च। 31 मार्च मतलब क्या है? पहला क्वार्टर। फिर कह रहा है हमसे ये शख्स, क्या कह रहा है? फिर ये शख्स हमसे कह रहा है कि सर 2.3 मिलियन था एज ऑफ 30 जून, और फिर कह रहा है 1.9 मिलियन था एज ऑफ 30 सितंबर, इंक्लूडिंग 4,50,000 लॉस फ्रॉम अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। मैं आपको एक बात कहूंगा कि जो इंक्लूडिंग CU 450 वाला लॉस है ना, इस पॉइंट को भी हम इग्नोर करके सवाल सॉल्व करेंगे ताकि सवाल हमें समझ में आ जाए बेसिक। फिर उसके बाद आप इस काबिल होंगे कि आप ऑटोमेटिकली इस चीज को, अभी हमने कहा इग्नोर करेंगे। जिसने कहा 30 सितंबर, मतलब देखो क्वार्टर तक 1.1 का प्रॉफिट था, हाफ ईयर तक पहुंचे तो टोटल प्रॉफिट हो गया 2.3 का। फिर हम अगर आए 9 महीने पे तो प्रॉफिट कम होकर रह गया 1.9 का। और फिर अगर हम आगे आए तो हमने कहा ईयर एंड का प्रॉफिट मतलब फोर्थ क्वार्टर का प्रॉफिट फिर मजीद कितना बढ़ गया? 2.9 मिलियन हमने कहा बढ़ गया। फिर कह रहा है आपने कंप्यूट करना है। हमने कहा हमने क्या कंप्यूट करना है भाई? तो इसने कहा आपने आपने जी जी सिर्फ आपने कंप्यूट करना है। और क्या कंप्यूट करना है आपने? इसने कहा आपने कंप्यूट कर लेना है टोटल बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर टू बी डिस्क्लोज्ड इन द कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द साल एंडेड फॉलोइंग पीरियड्स, हर क्वार्टर एंडेड 31 दिसंबर 20x1 और ईयर एंड 20x1। सर सवाल को एक दफा आप सब पढ़ेंगे सुकून से भी, ताकि फिर हम बोर्ड पर बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा जुदा होगा। लेकिन ये एग्जाम्पल सर अगर पेपर में आ गई तो यकीन माने क्या गिर जाएंगी? क्या गिरेंगी पेपर में एग्जाम्पल? तो लाशें, है ना सर। तो लाशें हम नहीं चाहते कि गिरे पेपर में, तो हमने कहा हम ये एग्जाम्पल कर रहे हैं। ठीक है मेरा चंदा, बिस्मिल्लाह करते हुए एग्जाम्पल पे हम आए और हमने कहा आई जी आई। सवाल मेरा बच्चा आप सबके सामने है और सामने ही रहेगा। सवाल देखो, एक चीज में तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल भी नहीं। एक टीचर हुआ करते थे, उनका नाम था द ग्रेट सर अवैस, अभी भी है माशाल्लाह। कितने लोगों ने उनसे पढ़ा हुआ है? बताओ कितने लोगों ने सर अवैस से पढ़ा हुआ है? बस इतने से लोगों ने पढ़ा हुआ है। तुम सबने सर अवैस से नहीं पढ़ा? तुम लोग जो है सर अवैस से क्यों नहीं पढ़ते यार तुम लोग? सर अवैस थे ना, वो एक बात करते थे और वो एक बात कहा करते थे जो मेरी आज तक कभी जिंदगी में हिम्मत नहीं, लेकिन मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने, और स्टूडेंट्स ने तो शायद नहीं बल्कि दोस्तों ने हरकत, वो कहते थे, वो बीएम पढ़ाते हैं, सही है, जिनको नहीं पता, वो बीएम पढ़ाते हैं और बीएमसीए फाइनल वाला नीचे वाला जिसको हम कहते हैं ना बीएमबीएस, वो कहते थे कि यार देखो जब तुम लोग जो है ना पेपर में बैठो ना, वो कहते थे कि तुम पेपर के एंड में सबसे पहले पूरा पेपर पढ़ो, जो जो चीज़ें पेपर में आई हो ना बीएमबीएस के पेपर में, उनको तुम जाओ, उनके जो मेन मेन पॉइंट्स हो गए, फॉर एग्जांपल उसने पूछा कॉन्फ्लिक्ट नेगोशिएशन की क्या क्या चीज़ें हैं, उनको तुम जाओ और एक पन्ने पे एक पेज पर क्या कर लो,
रफ वर्क बनाओ और लिख लो कि क्वेश्चन नंबर 1 में ये 6 बातें आएंगी, ये चीजें, क्वेश्चन नंबर 2 में ये आएंगी। मतलब तुमने इससे क्या किया, तुमने सारा सोचने का अमल कर लिया शुरू के आधे पौने घंटे में। आधा पौना घंटा जाके रफ वर्क में पूरा पेपर कर लो कि भाई ये बातें इसमें लिखनी है, ये बातें इसमें लिखनी है, रफ वर्क में। और फिर जब तुम आ जाओ पेपर जो है मेन आंसर पे आओ, 2 सवा 2 घंटे में तुमने सोच पहले लिया है, अब तुमने जो सोच लिया उसको पीछे से देख के बस तुम्हें आगे रिप्रोड्यूस करना। सही है, तो तुम्हारे सोचने का अमल हो चुका है अच्छे से। वो कहते थे तुम जब पहले सोचोगे ना तो सोच तुम्हारी बड़ी रिफाइन हो जाएगी, जब तुम उस वक्त लिखोगे तो पहले थॉट प्रोसेस में मेरे अंदर कभी जिंदगी में ये हिम्मत नहीं हुई कि मैं ये काम करूँ। आपके अंदर भी यकीनन नहीं होगी। 90% बच्चे बोलते हैं 45 मिनट वहां पे थोड़ी जाया करूंगा, लेकिन उनकी ये स्ट्रेटेजी थी और मेरे कुछ दोस्तों ने फॉलो किया और वो कहते हैं वाकई में हमें बड़ी इफेक्टिव लगी। जब हमने सोचना एक तरफ कर दिया तो वो, मैं कहता हूँ आप ये ना करें, चाहे प्रैक्टिकल पेपर हो चाहे थ्योरी हो, आप एक काम करें। क्या काम करें सर? आप जो है एक दफा 30 सेकंड 1 मिनट लगाकर ये सोच लें हाउ टू प्रेजेंट, किस तरीके से प्रेजेंट करूंगा। अब सर देखें जैसे ये सवाल है ना, इस सवाल को आप जरा टाइम लगाकर सोचें। इस सवाल में हम हर क्वार्टर की वर्किंग अलग अलग नहीं कर सकते, बहुत लंबा हो जाएगा। पेपर में भी आ गया तो हमने कहा टाइम बहुत लंबा हो जाएगा ना सर। हमने कहा पिछला जो सवाल इमरान टाइगर वाला उसमें सिर्फ हमने कहा क्वार्टर और हाफ ईयर था, यहाँ पे 4 क्वार्टर भी मांग रहा है ये शख्स। और फिर हमने कहा उन 4 क्वार्टर के बाद ये कह रहा है मुझे ईयर एंड की भी जो ईपीएस निकाल दो। तो अब आपने कहा सर कोई शॉर्टकट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शॉर्टकट आए। तो हमने कहा सर आए। अब हम एक शॉर्टकट की तरफ गए। आपने अपने दिमाग से पेपर में देखो ये सब चीजें, हम टीचर एज अ कोच होते हैं, हम आपको गाइड का, हम मिसबा नहीं है, हम मिसबा जैसे कोच नहीं है, मुझसे इंशाल्लाह अच्छे ही कोच होंगे, मिकी आर्टर जैसे कोच होंगे। सही है, तो हमने कहा हम आपको गाइड करेंगे कि भैया इस तरीके से करना है। लेकिन पेपर में हालात देखे तो बैट्समैन जो होता है ना ग्राउंड पे, कोच ने कहा कि भाई वो भाई बॉलर आ रहा है और हल्का बॉलर है, तुमने कह दिया इसको फुट लगा दो उस्मान शेरवानी, पता चला पिच बॉलिंग पिच की उसकी बॉल भी स्विंग हो रही है, तो क्या करोगे? तो दिमाग तुम्हें अपना लगाना चाहिए। सही है सर। तो हमने कहा यहाँ पर अगर तुम सोचो, तुमने कहा सर ज्यादा अच्छा ये हो जाएगा मैं क्वार्टर के हिसाब से चीजों को एक साथ लिखूं और बेसिक ईपीएस पहले निकाल दूं, बेसिक की बात करूं क्वार्टर 1 लिखूं, क्वार्टर 2 लिखूं, ये चीजें सर पेपर को पास क्वार्टर 3 लिखूं, क्वार्टर 4 लिखूं और फिर मैं कर दूं टोटल पूरे ईयर का। ठीक है सर। आपने कहा मैं ये काम कर लूंगा। अब आपने कहा मुझे सर 2 चीजें चाहिए, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल चाहिए होता है, उसमें से शरारतें माइनस करनी होती है। हमने कहा इस सवाल में इत्तेफाक से ना प्रेफरेंस शेयर्स है ना कुछ है, तो सर हमने कहा प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल में से तो आपको कोई एनसीआई का भी कोई जिक्र नहीं है, तो प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल में बस एक शरारत है, उसने आपको क्वार्टर वाइज जो प्रॉफिट दिया है वो थोड़ा सा एक साथ दे दिया है, टू डेट दे दिया है। अगर आप सवाल पढ़े, अगर आप सवाल पढ़े मेरा चंदा, तो इस सवाल में, इस एग्जाम्पल में उसने जो आपको प्रॉफिट दिया है क्वार्टर वाइज, अगर आप गौर से पढ़े तो क्या किया है, इसने कहा कंसोलिडेटेड ईयर टू डेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी इक्विटी होल्डर्स ऑफ द पेरेंट एंटिटी। पहले क्वार्टर का इसने दिया है 1.1 मिलियन। ठीक है सर। हमने कहा अगर 1.1 मिलियन का प्रॉफिट दिया है, सही है, तो हमने कहा पहले क्वार्टर का आ गया 1.1 मिलियन। सही है सर। दूसरे क्वार्टर में उसने दूसरे क्वार्टर का प्रॉफिट नहीं दिया, उसने ईयर टू डेट दिया है 30 जून। तो ईयर टू डेट 30 जून का टोटल प्रॉफिट कितना दिया है? इस शख्स ने दिया है 2.3 मिलियन। तो अगर मैं आपसे पूछूं सेकंड क्वार्टर का कितना प्रॉफिट है, तो बता सकते हैं कितना प्रॉफिट है? जल्दी बताओ चैट में। 2.3 टोटल था, तो हमने कहा सेकंड क्वार्टर का कितना प्रॉफिट है? जी मेरा बच्चा, ये पार्टिसिपेशन ये चाहिए हमें, है ना सर? 1.2। हमने कहा सेकंड क्वार्टर का है 1.2। सर ये 1.2 कैसे आया? 2.3 टोटल था, 1.1 यहाँ से माइनस किया तो ये आ गया 1.2 मिलियन सेकंड क्वार्टर का। इसी तरीके से ए अवाम की बड़ी जमात, ए अवाम की बड़ी जमात, हमें थर्ड क्वार्टर का भी बता दो, थर्ड क्वार्टर का भी बता दो। हमने कहा, मैंने कहा ये वाली जो लाइन है इंक्लूडिंग का 450 वाला, इसको अभी हम छोड़ देते हैं। टोटल 119 मिलियन था, 1.9 मिलियन था। हमने कहा तो ये चौथे तीसरे क्वार्टर में प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है? हमने कहा सर तीसरे क्वार्टर में तो इफेक्टिवली हमने कहा भैया लॉस हो रहा है। हमने कहा क्वार्टर 3 में अगर लॉस हो रहा है, अभी कॉपी नहीं करना मेरा बच्चा, तो क्वार्टर 3 में कितना लॉस हो गया भैया? टोटल कंसोलिडेटेड 1.9 हुआ, 2.3 तो हम 6 महीने में बना चुके थे, तो 4 लाख का क्या है? लॉस।
से। फिर हम आए क्वार्टर 4 में, किसमें आए? क्वार्टर 4 में, और इसने कह दिया 2.9 का टोटल इस क्वार्टर तक हो चुका है एज एट, मतलब साल का 2.9 है, थर्ड क्वार्टर तक 1.9 था, तो हमने कहा सर ये हो गया 1 मिलियन। और जब आप टोटल पे आएंगे तो टोटल कितना हो गया सर? 2.9 मिलियन। चले सर, हमने कहा ये आ गई प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल तक की चीज, क्या हम यहां तक क्लियर हैं? चले सर, अब हमने कहा अब हम आएंगे किसके ऊपर? अगली चीज हमें क्या चाहिए? अगली चीज हमें चाहिए वेटेड एवरेज शेयर्स। अगर आप टोटल करें तो सर ये आ रहा है, हमने कहा हमारे पास 2.9 मिलियन। अब हम आए और हमने कहा वेटेड एवरेज शेयर्स पे आए। अब उसमें आते हैं, उसको जरा एक दफा फिर से पढ़ते हैं सुकून से। इसने कहा कि क्या कह रहा है? ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग 20x1, पूरा साल ऑर्डिनरी शेयर्स कितने रहे? 20x1 में 1 मिलियन। अब बड़े गौर से सुनना, बड़े गौर से सुनना सर। अब हम निकालेंगे वेटेड एवरेज शेयर्स। अब इसमें है थोड़ी सी शरारतें, सबकी तवज्जो इधर, सबकी तवज्जो इधर। पहले हमने कहा सबसे पहले आए आउटस्टैंडिंग नॉर्मल। आउटस्टैंडिंग शेयर जो हमारे पास कितने थे नॉर्मल, वो हमने कहा पूरा हर क्वार्टर, पूरे चारों क्वार्टर में और साल पे भी 1 मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन और 1 मिलियन, और ये भी 1 मिलियन। क्या हम क्लियर हैं? तो लिखो सीसी, यहां तक हमारे साथ हो तो लिखो सीसी, अभी कॉपी नहीं करना। चलो गुड है। अब हमने कहा आगे बढ़े, और हमने कहा ये शख्स, ये दरिंदा हमसे कह रहा है, अब आगे कंडीशंस हैं। ये कह रहा है एन एग्रीमेंट related to a related recent business combination provides for the issue of additional ordinary shares based on the following conditions। हमने कहा क्या है? 5,000 additional ordinary shares for each new retail site open during, तो हमने कहा सर दो तरह की बातें आ रही हैं। 20x1 में हमने कहा जो हो गया, और दूसरा कह रहा है 1,000 एडिशनल ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर ईच 1,000 ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ 2 मिलियन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। सर हमने कहा देखें अब इसमें दो चीजें हैं। अब हमारे पास हमने कहा बेसिक पे, अभी हम बेसिक पे, तो हमने कहा सर बेसिक पे दो चीजें हैं। एक 5,000 शेयर्स देंगे जो हर रिटेल आउटलेट पे होगा, और जो दूसरा है ना, दूसरी कंडीशन है, उसका अफेक्टिवली बेसिक पे इंपैक्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि वो साल के प्रॉफिट की बात कर रहा है कि अगर साल का, पूरे साल का तुमने 2 मिलियन प्रॉफिट हमें कमा करके दे दिया, क्यूमुलेटिव टारगेट है 2 मिलियन से ज्यादा जितना भी कमाओगे पूरे साल में, उसके ऊपर हम तुम्हें शेयर्स देंगे। तो बेसिक के ऊपर हमने कहा ये जो पूरे साल की फिगर है, ये जो पूरे साल वाली बात है, पूरे साल, ये तो साल का पूरा प्रॉफिट जब आ जाएगा उसके बाद इशू होंगे, मतलब ये वाले शेयर्स कब इशू होंगे? साल खत्म होने के बाद, जब हम पूरे साल का प्रॉफिट निकाल लेंगे और देखेंगे कि 2 मिलियन आ रहा है या उससे ज्यादा, उसके बाद हम इनको इशू करेंगे। इसका मतलब है इन शेयर्स का बेसिक के ऊपर इंपैक्ट नहीं है, डाइल्यूटेड के ऊपर इंपैक्ट होगा। ये पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स तो हैं, लेकिन ये बेसिक के लिए इसका इंपैक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कहा, ये कह रहा है अगर साल भर का प्रॉफिट 2 मिलियन से जितना ज्यादा हुआ तो हर 1,000 के ऊपर 1,000 शेयर देंगे। तो उसके लिए हमने कहा पूरे साल का इंतजार करना पड़ेगा। ये बेसिक है। बेसिक में तो जो साल के दौरान इशू हो गए, वो डाइल्यूटेड में हम देखेंगे पोटेंशियल का इम्पैक्ट। सही है सर? तो हमने कहा बेसिक में इनका कोई इम्पैक्ट नहीं है। चलें सर, बेसिक के अंदर इनका कोई इम्पैक्ट नहीं है। दूसरी वाली कंडीशन का प्रॉफिट वाली, अगर आप गौर से पढ़ें, 1,000 एडिशनल और फॉर ईच कंसोलिडेटेड प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ 2 फॉर द ईयर एंडेड। सही है सर? पहली वाली का है 5,000 ऑर्डिनरी शेयर्स, सही है, फॉर ईच न्यू रिटेल साइट ओपन ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, अब हम आएंगे क्वार्टर के हिसाब से, आएंगे किसके हिसाब से? आएंगे क्वार्टर के हिसाब से। सबसे पहले सबकी तवज्जो में चाहूंगा इधर, सबकी तवज्जो में चाहूंगा इधर। ठीक है सर, इसने पर हमें कहा है रिटेल साइट्स ओपन ड्यूरिंग द ईयर। इस साल कितनी रिटेल साइट्स ओपन हुई? 1 मई को एक हुई है, और दूसरी कब हुई है? 1 सितंबर को। सबकी तवज्जो इधर। हमने कहा 1 मई को जो रिटेल साइट ओपन हुई है,
उसकी वजह से नए शेयर इशू हुए होंगे, हाँ ना सर। और हमने कहा जो 1 सितंबर को रिटेल साइट ओपन हुई है उसकी वजह से नए शेयर ओपन हुए होंगे, ठीक है सर। अब इधर देखना सर, क्या पहले क्वार्टर में कोई रिटेल साइट ओपन हुई है? नहीं सर। तो हमने कहा पहले क्वार्टर में तो पूरा क्वार्टर कितने शेयर आउटस्टैंडिंग रहे? 1 मिलियन। वेटेड एवरेज शेयर्स पहले क्वार्टर के तो आ गए कितने? 1 मिलियन। और अगर तुम इसकी बेसिक ईपीएस भी निकालना चाहो तो वो भी निकाल सकते हो, 1.1 डिवाइडेड बाई 1 मिलियन। तो पहले क्वार्टर की बेसिक ईपीएस कितनी आ गई? 1.1। पासिंग मार्क्स अप्रोच, जो होता जाए उसको खत्म करते जाओ ताकि उसके मार्क्स पक्के हों। क्या हम यहां तक क्लियर है? तो जल्दी से लिख दो सीसी। देखो बच्चा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। क्या हम क्लियर है? मुझे लग रहा है इस दफा पेपर में ये आ जाएगी, अगर आई तो। चले सर, यहाँ पे अजान भी हो रही है, 1 मिनट तक हम रुक जाते हैं, जब तक आपको कॉपी करना है तो आप कॉपी कर लीजिए। ये कॉपी करना है, अजान हो रही है, हम 1 मिनट रुकते हैं, इसके बाद हम बेसिक को कंप्लीट करेंगे। कर लिया कॉपी? कर लो। चले सर, मेरा बच्चा आप सबकी तवज्जो इधर। अब आप सबकी तवज्जो में इधर चाहूंगा, और अब हम जो है इसको बनाएंगे प्रॉपर तरीके से। हमने कहा कि सर अब हम सवाल में आगे बढ़ रहे हैं, पहले क्वार्टर को मुकाया, पासिंग मार्क्स अप्रोच का तकाजा है कि अगर सवाल हुआ 17-18 का, इसके 1-2 मार्क्स होंगे, 1 आध मार्क्स इसका पक्का तो करो। चले सर, अब आगे बढ़ा मेरा चंदा। अब हमने कहा जितना आपने अगर पूरा कॉपी नहीं भी किया तो भी टेंशन ना ले, आगे बढ़ते हैं। सर फिर हमने कहा ये शख्स हमें कह रहा है कि रिटेल साइट ओपन हुई है 1 मई 2001 को। तो सर दूसरा क्वार्टर शुरू कब हुआ होगा? अप्रैल में। अप्रैल, मई, जून, 3 महीने, ऐसा ही है सर। तो अगर रिटेल साइट ओपन हुई है 1 मई को, तो हमने कहा दूसरा क्वार्टर 3 महीने का पीरियड है ना सर। तो इस क्वार्टर में देखें, मैं इसकी वर्किंग यूं कर रहा हूँ आईकेप वाले तरीके से। आईकेप भी अक्सर आपने देखा होगा सोल्यूशन में यही करता है, और ये तरीका सही है। हम इसी तरीके से इसकी वर्किंग कर रहे हैं कि हमने कहा छोटी सी वर्किंग। सर रिटेल आउटलेट नई ओपन होने पे शेयर्स कितने मिलने थे? 5000। क्वार्टर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास थे कितने? नंबर ऑफ शेयर्स थे 5000। क्वार्टर का मतलब है 3। तो पीरियड का मतलब है कि ये जो शेयर्स इशू हुए ये दूसरे क्वार्टर में कितने महीने के लिए थे हमारे पास? 2 महीने, मई और जून। तो 2/3। तो वेटेड एवरेज शेयर्स कितने आ गए? 5000 का निकालो, 2/3। हमने कहा बहुत सारे 3 3 3। तो हमने कहा अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर जाएं, तो हमने कहा सर ये वाली जो रिटेल आउटलेट थी इसका इम्पैक्ट यहाँ पर आया, मतलब 3.333। मतलब हम तो किसमें बात कर रहे हैं सर? हम इसी में बात कर रहे हैं, हम तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर जा रहे हैं ना।
तो हमने कहा अगर 1 मिलियन शेयर्स थे तो हमने पूरा 1 मिलियन लिखा है, फिर हमने 333 भी पूरा ले लिया। अब अगर इसके आगे भी 33 है सर, एक आदमी कह रहा है इसके आगे भी 33 है, चले सर हमने अल्लाह के वली 5,000 है, 5,000 है, 5 लाख नहीं और से 5,000 शेयर्स थे 2/3, तो हमने ये इस तरीके से निकाल दिया, समझा। तो टोटल हमने कहा नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास यहाँ पर हो गए 100,333। सही है सर, ये हो गए दूसरे क्वार्टर के शेयर। दूसरे क्वार्टर की ईपीएस बताओ कितनी आई? 1 पॉइंट, जल्दी बता अल्लाह के वली, 1.2 डिवाइडेड बाय दिस टोटल, हो गए 1.16। सही है सर। तो हमने कहा दूसरे क्वार्टर में जब 1 मई को रिटेल साइड में अभी बेसिक ईपीएस पे, तो नए शेयर्स मई में इशू होंगे, तो पूरे क्वार्टर 3 महीने के पीरियड में 2 महीने के लिए ये शेयर्स हमारे पास अवेलेबल थे। शुरू का 1 महीना अप्रैल में इशू नहीं हुए थे, ठीक है सर। क्वार्टर की भी निकालनी है, ईयर की भी निकालनी है, सबकी तवज्जो इधर चाहूंगा। 1.19 है पक्का सर? फिर मैं आगे बढ़ा, अब सब इधर देखेंगे, हमने कहा 196 से, हमने कहा अब मैं आ रहा हूँ थर्ड क्वार्टर पे, थर्ड क्वार्टर पे, सब इधर देखें मेरा चंदा। सर थर्ड क्वार्टर में क्या हुआ, अब सुनो। थर्ड क्वार्टर में सर ये जो मई वाली आउटलेट थी, इसके बदले में जो हमने 5,000 शेयर्स दिए थे, ये तो पूरा क्वार्टर आउटस्टैंडिंग होंगे। क्यों आउटस्टैंडिंग होंगे पूरा क्वार्टर? ये हमने मई में इशू कर दिए, नया क्वार्टर शुरू हुआ है जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो जुलाई में भी ये शेयर्स पूरे जो है 5,000 शेयर जुलाई में भी थे, अगस्त में भी थे, सितंबर में भी थे। सही है, तो ये पूरे 5,000 शेयर्स आएंगे, क्योंकि हमने कहा हमने क्वार्टर 3 महीने कर दिया। हमने कहा 3 महीने में कितने शेयर्स थे, 3 महीनों में कितने शेयर्स का पैसा था। यहाँ पर 2 महीने तक इनका मतलब हमने शेयर इशू किया, 2 महीने का इम्पैक्ट आया। अब इसके बाद ये हर क्वार्टर में सारा टाइम अवेलेबल रहे, समझ रहे हैं? ये हर क्वार्टर में ये 1 मई वाले शेयर्स थे, ये पूरे साल के अंदर कितने महीने शेयर, 2 महीने, 3 महीने, 3 महीने, 8 महीने के लिए अवेलेबल रहे यहाँ पे। तो क्वार्टर में तो पूरा टाइम अवेलेबल है, तो हमने इनका इम्पैक्ट ले लिया 5,000। अब सुनना सर, इस क्वार्टर में हमने 1 सितंबर को एक और रिटेल आउटलेट खोल ली। टेक्निकल सवाल है मेरा बच्चा ये थोड़ा सा। 1 सितंबर को हमें कह रहा है कि तुमने एक और रिटेल आउटलेट खोल ली, सही है सर। तो 1 सितंबर को अगर हमने एक और रिटेल आउटलेट खोली है, तो 5,000 तो 1 मई वाले के पड़े थे, 1 सितंबर वाले के बदले में भी हमें नए शेयर्स देने पड़ेंगे, इशू करने पड़ेंगे। यस सर, करने पड़ेंगे। तो हमने कहा सर वो कितने हो जाएंगे, जल्दी बताओ। 5,000 शेयर्स हमने अगर 1 सितंबर को इशू किए, तो क्वार्टर 2 जो कि खत्म हो रहा है सितंबर को, हमने कहा क्वार्टर 3 जो कि खत्म हो रहा है सितंबर को, हमने कहा उसके अंदर वो 1 महीने के लिए थे 1666.67, ऐसा ही है। तो हमने कहा इसका इम्पैक्ट आ गया सितंबर का 1666.67। तो टोटल करो कितने हो गए नंबर ऑफ शेयर, सिंपल है सर, 0.67 ना। तो क्वार्टर 3 की ईपीएस कितनी हो गई भाई? लॉस पर शेयर आ जाएगा यहाँ पर, लॉस पर शेयर 4 लाख। मैंने कहा ना अभी डिसकंटिन्यू वाली चीज को छोड़ दो समझने के लिए, 4 लाख डिवाइडेड बाय दिस, क्वार्टर 3 का लॉस पर शेयर कितना आया? 0.398। सही है सर। हमने कहा क्वार्टर 3 पे हम आ गए, क्या हम क्लियर हैं सर? फिर हम आगे आए, और हमने कहा जब हम क्वार्टर 4 पे आए, क्वार्टर 4 का मतलब क्या है? अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक 3 महीने। क्या ये 5,000 शेयर जो सितंबर में इशू हुए, ये पूरा क्वार्टर हमारे पास अवेलेबल रहे? यस सर। तो ये शेयर हो जाएंगे हमारे पास 10100000। और अब आपने ईपीएस निकाली चौथे क्वार्टर की, तो वो कितनी आ रही है? 1 मिलियन डिवाइडेड बाय दिस कितना आ गया? 0.99। ये हमने कहा आ गई सर चारों क्वार्टर की ईपीएस। ईयर की ईपीएस में अब आपको दूंगा,
ईयर की ईपीएस में वेटेड एवरेज शेयर्स आप लोग निकालें, ये कॉपी भी करें, और ईयर की ईपीएस में मेरा बच्चा वेटेड एवरेज शेयर्स आप लोग निकालेंगे जल्दी। ईयर की ईपीएस में सर सोच समझ के निकालिएगा, आसान है, आसान है। ईयर की ईपीएस की वेटेड एवरेज शेयर्स देखते हैं कौन जीता, जो जीता वो सिकंदर। जल्दी मेरा बच्चा, कॉपी भी करें और ईयर की उसका भी बताएं, ईपीएस का भी। आया किसी का ईयर की ईपीएस का जवाब? अच्छा, 0.9995 कॉपी कर रहे हो, चलो कॉपी करें सर, कॉपी। ईयर की ईपीएस में सोचें। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए मुझे ईयर की ईपीएस के। जी मेरा बच्चा, जल्दी जल्दी जल्दी। उसामा का जवाब आ चुका है। हाय सर, बाकी लोग कब जवाब दे रहे, और भी दे रहे, दे रहे। सर आए, कर लिया कॉपी आपने? चले सर, हमने कहा आप लोग करते रहे, लेकिन हमने कहा सर इसका एक बड़ा आसान हल था। एक आसान हल ये था कि भाई ईयर का मतलब है 4 क्वार्टर की ईपीएस को प्लस मान लो। आप
1 2 3 4, इन चारों को अगर प्लस मानेंगे तो आपके पास चारों क्वार्टर की ईपीएस आ गई 2.88 मिला के। भाई ईयर का मतलब क्या है, ईयर का प्रॉफिट निकालना है तो चारों के प्रॉफिट को क्या किया प्लस। तो अगर ईयर की अर्निंग्स पर शेयर निकालनी है तो हमने कहा चारों क्वार्टर्स की अर्निंग्स पर शेयर को हम क्या कर लेंगे सर, प्लस। ये तो है आसान तरीका, जुगाड़ू तरीका, और इसकी मदद से आप नंबर ऑफ शेयर्स भी निकाल सकते हैं। कैसे? ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज शेयर्स इज इक्वल्स टू ईपीएस। अगर ईपीएस गिवन है तो आप अगर 2.9 को डिवाइड करेंगे 2.88 से तो आपके पास फिगर आ जाएगी, और ये फिगर तकरीबन बनेगी कितनी, 1005000, है ना सर, यही फिगर बनेगी। बट हमने कहा सर, हमने कहा हम दूसरे तरीके से भी जा सकते हैं। कैसे? ये तो हमने कहा सर एक जुगाड़ू तरीका है ना, जुगाड़ तो आपको पता होनी चाहिए, है ना सर। लेकिन हमने कहा अगर नॉर्मल तरीके से भी जाएं, अब आए वो भी आपको बता देते। नंबर ऑफ शेयर्स, ईयर की अगर हम बात करें, पीरियड और वेटेड एवरेज, तो हमने कहा सर पहले 1 मिलियन की बात करें तो हमने कहा ये तो भैया पूरे 12 महीने रहे, सही है जी, ये पूरे 12 महीने रहे। ईयर के ऊपर इनका तो पूरा इम्पैक्ट आ गया 1 मिलियन का, जो कि हम ले भी लिए। फिर हमने कहा सर जो 1 मई को आए थे, जो शजरात 1 मई को आए थे 5000 शेयर्स, हमने कहा ये देखा जाए तो मई से लेकर दिसंबर तक होते हैं 8 महीने। हमने कहा इनका इम्पैक्ट आया 3.33333। और फिर हमने कहा सर जो हजरात सितंबर में आए थे 5000 शेयर्स, हमने कहा कि सर इनका इम्पैक्ट कितना आया 4 महीने का, तो हमने कहा ये कितना हो गया 6-7। तो टोटल हमने कहा कि सर अगर हम इसका इम्पैक्ट डाल दें यहाँ पर 3333 और इसका इम्पैक्ट डाल दें 6666.67 तो 1005 हो गया, ईपीएस आ गई 2.88। तो ये हमने कहा सर ईपीएस के ऊपर इम्पैक्ट है। याद रखो मेरे हिसाब से इसको भी मैं लास्ट डे रिवीजन लिखवाऊंगा। ये इस किस्म की एग्जांपल पेपर में इस दफा काफी हद तक मुझे लग रहा है कि आएगी, क्वार्टर की बेस पे कंटिजेंटली इशूएबल शेयर्स, क्योंकि सर उसने कंटिजेंटली इशूएबल शेयर्स की तरफ अब तक वो नहीं किया है, और हमारे मुल्क में भी हो सकता है। देखो पार्टली पेड शेयर्स हमारे मुल्क में नहीं होते, शेयर रीपरचेज का ऐसा हमारे मुल्क में रिवाज नहीं, लेकिन सर कंपनीज कंटिजेंटली इशूएबल शेयर्स कर सकती हैं, अपने एम्प्लॉइज को कह सकती हैं कि फलाना टारगेट मीट किया तो देंगे, मार्केट प्राइस इतनी हुई। तो जब IFRS 2 पूछा जा सकता है तो ये भी पूछा जा सकता है। सर ये तो हो गई हमारी क्या बेसिक, लेकिन सर इसमें असल शरारत क्या है, डाइल्यूटेड ईपीएस। कहाँ है असल शरारत, डाइल्यूटेड ईपीएस में। तो सर जमात का इंशाल्लाह करा करेंगे हम एहतमाम, चाहे क्लासे फिजिकल ऑनलाइन। सर वैसे फिजिकल क्लासे कब से शुरू हो रही हैं सर, क्या फिजिकल शुरू होने के बाद भी ऑनलाइन यूं चलेगा? जी चलेगा, लेकिन फिजिकल क्लासे जो है इंस्टीट्यूट में जिसको आके लेना चाहे तो वो अभी भी ले सकता है। प्रॉपर शायद इंस्टीट्यूट जो क्लास है ICAP के नोटिफिकेशन के साथ जो है, हमने कहा वो कब है 1 फेब के हिसाब से, जो यूनिवर्सिटीज हम पे भी यूनिवर्सिटी वाला कानून अप्लाई होगा तो शायद तब से शुरू करे। लेकिन जो जो आना चाहे वो आ सकता है अभी भी, सही है सर, क्लियर है मेरा बच्चा। तो हमने कहा सर टोटल हमने कहा ये आ गई ईपीएस। क्विकली लेंगे नमाज का ब्रेक सर 15 मिनट का, और 15 मिनट के बाद इसकी असल शरारत शुरू होगी डाइल्यूटेड में। जब आप इसका इम्पैक्ट तो देखेंगे ही देखेंगे, और आप दूसरा इम्पैक्ट किसका देखेंगे, दूसरी जो कंडीशन है प्रॉफिट वाली। चलें सर नमाज के ब्रेक के बाद हम मिल रहे हैं डाइल्यूटेड के साथ 15 मिनट में। वी आर बैक, और हमने कहा वी आर बैक, और वापसी आते ही आवाज सब आपको इंशाल्लाह सही आ रही, हमने कहा आएंगे। और अब वक्त आ गया है कि हम बढ़े किसकी तरफ, डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर। फिर से रिकैप कराता कर चलूं, एक तो सर ये वाले शेयर्स का इम्पैक्ट है, दूसरा कौन सा इम्पैक्ट है, जो कि हमने प्रॉफिट का वादा किया हुआ है ना सर। अब आपको याद होगा कि हम रिपोर्टिंग पीरियड के एंड पे देखते हैं कि क्या क्यूमुलेटिव टारगेट अचीव हुआ नहीं हुआ। तो रिपोर्टिंग पीरियड अब यहाँ पे एक क्वार्टर है, ठीक है सर। आए सर अब सबकी तवज्जो ओवर इधर, मैं डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए ये वाली वर्किंग माइनस करूंगा। बस इन दो चीजों को ध्यान में रखें। डाइल्यूटेड ईपीएस में हम ये देखते हैं कि जो कंटिजेंटली इशूएबल शेयर्स थे वो इशू जिस पीरियड में हुए, जैसे हम देखते हैं ना, तो उससे पहले
वाले पीरियड में भी उसका इम्पैक्ट लेंगे, तो ये जो इम्पैक्ट है इनका इम्पैक्ट हमें कॉम्प्रिहेंसिव लेना होगा। सही है सर, वो हम देखेंगे। अब हमने कहा, लेकिन सर देखें वही बात, पासिंग मार्क्स अप्रोच, सवाल अगर पेपर में पढ़ भी गया ना तो यहाँ तक का सवाल तो कुछ नहीं था, 30-40 नंबर ही आपको दिला के देगा। चलिए सर, डाइल्यूटेड की वर्किंग में यहाँ पर करूंगा। डाइल्यूटेड ईपीएस पे है सर। इस सवाल में बेसिकली सवाल क्या, आईएएस की एग्जांपल है। इस आईएएस की एग्जांपल में हमने कहा कि इम्पैक्ट तो है ही नहीं। किसका इम्पैक्ट नहीं है सर? हमने कहा इसके अंदर प्रॉफिट पे तो इम्पैक्ट है ही नहीं, तो हमने यहाँ पर भी कहा कि वही चीज भैया, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, और हमने कहा सर अगली चीज है क्वार्टर 4 और टोटल। हमने कहा अगर हम सर प्रॉफिट की बात करें, अगर हम प्रॉफिट की बात करें और प्रॉफिट, चलिए टेक्निकल एग्जांपल है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये पेपर में हो जाए तो बच्चा बेसिक में भी घबरा जाए। तो हमने कहा प्रॉफिट तो यही लेंगे, 1.2 मिलियन। ठीक है जी, यही लिया, 4 लाख। और हमने कहा लॉस 1 मिलियन का प्रॉफिट, क्योंकि यहां तो कोई मसला था ही नहीं। चले सर, अब हम आगे बढ़े और हम आए, हमने कहा वेटेड एवरेज शेयर्स में हम आएंगे। हमने कहा एज पर बेसिक वाले तो हम उठा ही लेंगे, है ना सर? जो हम ऐसे ही करें, बेसिक की जो शेयर्स थे वो हमने उठा लिए। हमने कहा एज पर बेसिक क्वार्टर 1 में थे 1 मिलियन। ठीक है जी, क्वार्टर 2 में आए और हमने कहा अगर एज पर बेसिक आए तो हमने कहा क्वार्टर 1 को अलग देखा, क्वार्टर 2 के ऊपर हम आए और हमने कहा क्वार्टर 2 में कितने थे, और हमने कहा क्वार्टर 3 में, क्वार्टर 4 में, क्वार्टर 4 में 1 मिलियन, और हमने कहा टोटल या ईयर की बात की हमने कहा वो कितना हो गया भाई 2.9, और हमने कहा कि सर 1,005,000। चले सर, ये तो एस पर हो गया किसका इम्पैक्ट, बेसिक का इम्पैक्ट, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब हमने कहा सर यहाँ पर जब डाइल्यूटेड की बात होगी ना तो 3 चीजों का इम्पैक्ट आएगा, 3 चीजों का इम्पैक्ट। अब एक मई को जो रिटेल साइट थी, अब आपको क्वार्टर को अलग देखना है, हर क्वार्टर को, और उसको अलग। सही है सर? 1 सितंबर को जो रिटेल साइट थी, और आपने कहा जो हमारा प्रॉफिट वाला टारगेट था, प्रॉफिट टारगेट था, इन तीनों की वजह से आपको देखना है कितना इम्पैक्ट आएगा। सर देखें, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्वार्टर 3 महीने के पीरियड को अलग ट्रीट करोगे कि क्वार्टर 1 के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, और पूरे साल का पीरियड अलग ट्रीट होगा। सर थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ तुम लोग सोचो 5 मिनट, और अभी मैं कह रहा हूँ रिटेल साइट वाले इम्पैक्ट को अगर तुम देखो और बताओ किस क्वार्टर में क्या इम्पैक्ट आएगा। 5 मिनट में खुद सोचो, दिमाग करो डाइल्यूटेड के ऊपर, 5 मिनट, फिर सिर्फ 5 मिनट सोचना है खुद। डाइल्यूटेड के ऊपर क्या लेंगे, ये वही वाला इम्पैक्ट होगा। याद है एक शेयर्स अगर साल के दौरान कन्वर्ट होते थे तो हम कहते थे जो पीरियड ये कन्वर्ट नहीं है उसका इम्पैक्ट, ये टेक्निकल है सर।
सोचे सोचे सर ये थोड़ा टेक्निकल है, मैं चाह रहा हूँ आप लोग थोड़ा सा दिमाग अपना असर लगाएं, घरों पर भी लगे थोड़ा आपका दिमाग। हाँ लेकिन जिस क्वार्टर में पता चल गया उस क्वार्टर में तो कर सकते हो ना सर। अब क्वार्टर अलग है, साल अलग है। साल के दौरान शेयर कन्वर्ट हो जाते थे तो हम डाइल्यूटेड में उनका इम्पैक्ट क्या लेते थे? अगर कन्वर्टेबल शेयर्स याद है, साल के दौरान मई में कन्वर्ट हो गए तो हम बोलते थे 4 महीने नहीं थे, उसका इम्पैक्ट अगले 4 महीनों में ले लो। यहाँ भी ऐसा ही सीन करेंगे हम भाई, यहाँ भी ऐसा ही सीन करेंगे हम कि हमने कहा उनका इम्पैक्ट अगले 4 महीनों में ले लिया जाए। ऐसा ही है, सोच सोच। सर चला किसी का दिमाग इतना? चलो मैं हिंट दूं थोड़ी सी। पहले क्वार्टर में तो सर कुछ भी नहीं होगा, पहले क्वार्टर की बेसिक और डाइल्यूटेड आपकी सेम हो जाएगी। क्यों सर? 1.1 डिवाइडेड बाय पहले क्वार्टर में ना कोई रिटेल साइट ओपन हुई थी इस क्वार्टर के एंड तक, ना वो आपको पता ही नहीं था। सही है सर। हम तो देखते हैं जिस पीरियड में हो रहा होता है ना कोई भी शेयर, याद है आपको हम पढ़ते हैं कि सर शेयर जब कन्वर्ट होते हैं किसी पीरियड में तो हम उस पीरियड में अज्यूम करते हैं जितना पीरियड वो अनकन्वर्टेड थे उनका इम्पैक्ट भी डाइल्यूटेड में ले लो। जैसे भाई उसने कहा था पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स थे, साल के दौरान 4 महीने के बाद वो कन्वर्ट हो गए तो 8 महीने का इम्पैक्ट तो बेसिक में आ गया था, 4 महीने का हम डाइल्यूटेड में लेते थे। साल के दौरान वहां पे 1 साल मतलब एक पीरियड था, पहले क्वार्टर पे आए, पहले क्वार्टर पे। अब हमने कहा सर ये जो पहला क्वार्टर है ना, ये पहला क्वार्टर है, ये पहले क्वार्टर के दौरान कोई शेयर्स कन्वर्ट ही नहीं हुए, तो जब हम पहले क्वार्टर की ईपीएस लगाएंगे तो हमने कहा पहले क्वार्टर में इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। हाँ साल के अंदर मैं लूंगा, साल के अंदर मैं लूंगा, पहले क्वार्टर में कोई भी इम्पैक्ट नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने कहा सर ये जो रिटेल साइट वाली कंडीशन थी पहले क्वार्टर के एंड तक इनका कोई चांस भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो हम इसका क्वार्टर की ईपीएस में इम्पैक्ट नहीं लेंगे। अब ये जरा टेक्निकल बात है, क्वार्टर की ईपीएस, अब यहाँ पे 3 महीने का एक पीरियड है जिसको मैं प्यार से कह रहा हूँ क्वार्टर। सही है, 3 महीने के ईच के अंदर मैंने कहा बेसिक कोई शेयर इशू नहीं हुए, डाइल्यूटेड के केस में भी मैंने कहा कोई शेयर इशू नहीं हुए, क्योंकि इस पीरियड में कोई शेयर कन्वर्ट ही नहीं हुए, कंटिजेंटली इशूएबल शेयर्स थे हमने कहा, और ना रिपोर्टिंग डेट के एंड पे कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी कि ये कन्वर्ट होंगे। अगर कंडीशन एग्जिस्ट हो रही होती तो हम कर देते, लेकिन हमने कहा नहीं, तो पहले क्वार्टर पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आया, साल के केस में मिलूंगा। चले सर अब मैं आता हूँ दूसरे क्वार्टर पे। अब वही वाली लॉजिक दिमाग में, कन्वर्टेबल शेयर साल के दौरान क्या हो गए? कन्वर्ट हो गए। कन्वर्टेबल शेयर साल के दौरान कन्वर्ट हो गए, बेसिक में आ गया जब से वो कन्वर्ट हुए, लेकिन डाइल्यूटेड में उसका इम्पैक्ट आएगा उस पीरियड का जिसमें वो कन्वर्ट नहीं हुए। तो अब मुझे बताओ कि सर ये जो 1 मई को रिटेल साइट थी इसका इम्पैक्ट डाइल्यूटेड में कितने महीने का आएगा? तो भी जवाब देने दे, उसका इम्पैक्ट डाइल्यूटेड में कितने महीने का आएगा? ऑनलाइन वाली आवाम, एक शख्स यहाँ पे बैठा है उसने तो जवाब दे दिया है, ऑनलाइन वाली आवाम से गुजारिश है कि वो भी, ओहो जवाब आ गया। सर और भी लोग सोचें, और भी लोग सोचें। चलें सर अब सुनिएगा, इसका इम्पैक्ट आएगा 1 महीने का, और जब मैं इसकी वर्किंग पे जाऊंगा तो मैं आहिस्ते आहिस्ते इनको मिटाना शुरू करूंगा। सर देखें जो 5000 शेयर्स थे ये इस क्वार्टर के दौरान आपने इशू कर दिए थे दूसरे, एक में क्वार्टर मतलब 3 महीने, मई और जून का इम्पैक्ट इसका यहाँ पर आ गया, हाँ या ना? तो हमने कहा वही चीज, साल के दौरान अगर बेसिक के अंदर जिन महीनों का इम्पैक्ट आ गया तो उसका इम्पैक्ट हम बेसिक में लेते थे, जिन महीनों के कन्वर्ट नहीं थे उनका डाइल्यूटेड में। तो यहाँ पे साल मतलब एक क्वार्टर, दूसरे क्वार्टर में इनका इम्पैक्ट 2 महीने का आ गया, 1 महीने का रहता था वो हमने कहा हम यहाँ पर ले लेंगे, और उसके लिए मैंने कहा
मैं यही वर्किंग करूंगा। चलो कोशिश करते हैं कम से कम मिटाना पड़े ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। हमने कहा हम यही वर्किंग करेंगे 5000, ठीक है जी, 5000 इंटू 1/3, तो 166.67 के जिस पीरियड वो अनकन्वर्टेड थे उसका इम्पैक्ट भी ले लो। ठीक है सर। सर क्या सितंबर में जो शेयर्स इशू हुए उनका इम्पैक्ट सेकंड क्वार्टर में आएगा डाइल्यूटेड में? नहीं, क्योंकि सेकंड में ये कन्वर्ट ही नहीं हुए थे। सेकंड में इनकी कंडीशन ही एग्जिस्ट नहीं करती थी कंटिजेंटली इशूएबल शेयर्स की, तो उसका इम्पैक्ट तो नहीं आएगा। ठीक है सर। अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कैसे होगा। अब आए सर थर्ड क्वार्टर में आ रहा हूं। मैंने अभी दूसरी कंडीशन को नहीं चेक किया, प्रॉफिट टारगेट वाली कंडीशन के ऊपर मैं नहीं आया हूं, क्योंकि इस एग्जांपल टेक्निकली पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। पेपर में आई तो लाशें गिर जानी है इसमें, तो इसीलिए पेपर में हमें समझना है। सर जो दूसरे वाले शेयर हैं 5000, जो दूसरे 1 सितंबर वाले थे, इनका इम्पैक्ट बेसिक की कैलकुलेशन में देखो, ये जो मई वाले थे उनका इम्पैक्ट तो पूरे का पूरा बेसिक में आ गया, इसका हमें कुछ नहीं करना। लेकिन सर जो 1 सितंबर वाले शेयर्स थे, ये वही शेयर्स कन्वर्ट हो गए साल के दौरान। बेसिक में अगर 1 महीने का इम्पैक्ट आया है तो डाइल्यूटेड में हम क्या कर देते हैं, जितना पीरियड वो अनकन्वर्टेड है उनका इम्पैक्ट। तो ये डाइल्यूटेड में कितने पीरियड अनकन्वर्टेड थे? 2 महीने। तो सर हमने कहा इनका डाइल्यूटेड में कितने का इम्पैक्ट आएगा, जल्दी बताओ। 2 महीने का। और सर 2 महीने का इम्पैक्ट कितना हुआ? तो हमने कहा सर इनका 2 महीने का इम्पैक्ट आएगा। ये हमने की वर्किंग 1, ये इसकी कर दी वर्किंग 1। और हमने कहा डाइल्यूटेड में इनका तो इम्पैक्ट लेने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी इसके अंदर शामिल है 5000। इसका इम्पैक्ट हम ले लेंगे, और वो कैसे लेंगे, वर्किंग 2 करके कि जो ये 5000 शेयर्स थे वो यहाँ पर रहे 2/3, और हमने कहा इसका इम्पैक्ट आ गया। सही है सर। तो हमने इसका इम्पैक्ट ले लिया 3333.33, इसका इम्पैक्ट ले लिया, इसका इम्पैक्ट ले लिया। हमने ये देखा क्वार्टर की विंडो में। क्वार्टर की विंडो से मेरा मकसद क्या है मेरा बच्चा? क्वार्टर की विंडो से मेरा मकसद है कितने महीने? 3 महीने। जी अम्मार क्या कह रहा है बॉय? बेटा फर्स्ट क्वार्टर में हम शेयर होल्डर को डरा इसलिए नहीं सकते क्योंकि ईयर एंड पे कंटिजेंटली इशूएबल शेयर्स की कंडीशन मीट ही नहीं हुई थी और वो इशू ही नहीं हुए थे, तो इसीलिए हम इसको नहीं डराएंगे अभी। अगर कंडीशन मीट हो गई होती ना बिल्कुल एंड में भी, साल के आखिरी दिन भी, महीने क्वार्टर के आखिरी दिन भी 31 मार्च को, तो भी हम इसका इम्पैक्ट ले लेते। क्योंकि इसकी कंडीशन क्वार्टर के एंड पे मीट नहीं हुई थी, तो तू सोच अगर शेयर होल्डर के पास 31 मार्च की हो जा रही है फाइनेंशियल, तो हमने कहा कि सर 31 मार्च की फाइनेंशियल्स में उसके पास इनका इम्पैक्ट आना नहीं चाहिए, क्योंकि कंटिजेंटली इशूएबल शेयर्स के बारे में अभी खुद हम कंफर्म नहीं कि इशू होंगे या नहीं होंगे, तो हम इसका इम्पैक्ट क्यों लें। चले सर, अभी कॉपी नहीं, रुको जरा सबर करो। सही है सर। हम आए सर चौथे क्वार्टर में क्या इनका इम्पैक्ट लेना बनता है मुझे? चौथे क्वार्टर में क्या इनका इम्पैक्ट लेना बनता है? यस या नो, जल्दी बताओ यार। नहीं सर, क्योंकि चौथे क्वार्टर में तो पूरे 3 महीने इस 5 वाला इम्पैक्ट भी आ गया, इसका भी इम्पैक्ट आ गया, इसका चौथे क्वार्टर में तो इनका कोई इम्पैक्ट लेना बनता ही नहीं है। सर अब आते हैं साल पे। अब साल में वही साल वाली लॉजिक तुम्हारी अप्लाई हो जाए कि साल में ये वाले मई में आए, ये वाले सितंबर में आए। साल की वर्किंग में हमने इनका इम्पैक्ट ले लिया था। इनका इम्पैक्ट हमने 8 महीने का लिया था, इनका हमने इम्पैक्ट कितने महीनों का लिया था? 4 महीने का। तो जितने महीनों का इम्पैक्ट नहीं लिया वो हमें अब लेना पड़ेगा, है ना सर? वो हमें लेना पड़ेगा। तो आए सर, हम डाइल्यूटेड में क्या करते हैं? डाइल्यूटेड में हम क्या करते हैं कि जितने महीने अनकन्वर्टेड थे उनका इम्पैक्ट लेना है। तो आए सर, तो ये जो अब हमने कहा क्वार्टर की विंडो खत्म हुई, ईयर की विंडो पे। जब ईयर की विंडो पे हमने देखा तो हमने कहा भाई इन वाले शेयर्स हैं, ये वाले जो शेयर्स थे कौन से वाले, जो मई में आए थे, इनका इम्पैक्ट आ गया था मई बेसिक की कैलकुलेशन में, मई से लेकर दिसंबर तक का। तो हमें जनवरी से अप्रैल तक का डालना पड़ेगा, है ना सर? जितना टाइम ये अनकन्वर्टेड है उसका इम्पैक्ट हमें साल की विंडो में डालना पड़ेगा, क्योंकि अब हम शेयर होल्डर को पूरे साल की पिक्चर दिखा रहे हैं, क्वार्टर की पिक्चर नहीं दिखा रहे। साल के एंड में ये शेयर इशू हो चुके थे, तो इनका इम्पैक्ट हमें लेना पड़ेगा कितने महीने का? 4 महीने का। चले सर, अब मैं आ रहा हूं और मैं इसको मिटा रहा हूं, क्योंकि हमने कहा अब हम एक छोटी सी, बहुत ज्यादा बड़ी वर्किंग नहीं,
हमने कहा एक छोटी सी वर्किंग इसकी भी कर देते हैं। ये थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, बट इसको आप सोचें क्वार्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब क्वार्टर के अकाउंट्स बने होंगे तो 31 मार्च तक कंडीशंस थी नहीं कंटिजेंटली इशूएबल शेयर्स की, लेकिन 31 दिसंबर तक 2 कंटिजेंटली इशूएबल शेयर्स इशू हो चुके थे रिटेल साइट वाले। तो जिस पीरियड के लिए वो अनकन्वर्टेड थे उनका इंपैक्ट हमें लेना है, शेयर होल्डर को डराना है कि फ्यूचर में जब कभी ये हरकत करोगे तो ये इंपैक्ट आएगा। तो आए सर, हमने कहा मैं ईयर एंड पे इंपैक्ट अगर लेना चाहूं तो जो मैंने कहा मे वाले शेयर्स थे डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए रिटेल साइट वाले शेयर्स का अगर मैं इंपैक्ट लेना चाहूँ, रिटेल साइट वाले जो शेयर्स हैं कंटिजेंट वाले उनका इंपैक्ट लेना चाहूँ तो मई से लेकर दिसंबर तक उनका आ चुका है इंपैक्ट इसके अंदर बेसिक में। तो जो शुरू के 4 महीने का नहीं आया, 5000 इंटू 4/12 कितना आ गया? 1,666.667 ये इंपैक्ट में ले लूंगा। ठीक है सर। सर फिर और क्या करेंगे आप? फिर हमने कहा ये जो सितंबर से शामिल हो गए थे और इनका जो है सितंबर तक का इंपैक्ट आ चुका था, वो हमने कहा 4 महीने का, तो इनका 1 सितंबर वालों का हम लेंगे पिछले 8 महीनों का इंपैक्ट 5000 इंटू 8/12 ये आ गया 1,666.67 जो आया था और ये आया था। तो हमने कहा पूरे साल का अगर हम इनका इंपैक्ट देखें तो हमने कहा ये आ गया हमारे पास। तो सर हमने कहा वेटेड एवरेज शेयर्स कितने हो गए अब तक के? ये 1,10,000। सही है सर। तो हमने कहा क्वार्टर की विंडो पे इंपैक्ट अलग होगा, उसके ऊपर अलग होगा। चले सर, ये तो हमने हो गया कि यहां तक क्लियर हो तो भाई टेक्निकल कॉन्सेप्ट जरा लिख दो ना सीसी। चले मेरा बच्चा, अब सुनेंगे। अब हमने कहा आए सर दूसरी कंडीशन भी तो है। यहां पर सिर्फ हमने कहा शरारतें खत्म यहां पर थोड़ी हुई है, तो हमने कहा कहां पर हुई है? अब आप गौर से देखें, और वो कह रहा है दूसरी कंडीशन के 1000 एडिशनल ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर ईच CU 1000 consolidated profit in excess of 2 million for the year ended 31 दिसंबर 20x1। अब जब हमने कहा अर्निंग्स का टारगेट होता है ना, अर्निंग्स का टारगेट सुनना गौर से, अर्निंग्स का टारगेट होता है तो अर्निंग्स के टारगेट में हम एंड ऑफ कंटिजेंसी पीरियड को समझते हैं, अज्यूम करते हैं जैसे ये एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड है, और देखते हैं कि अर्निंग्स का टारगेट मीट हुआ या नहीं हुआ। इसलिए क्या कहा, हर 2 मिलियन से जो ऊपर जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें हर 1000 रुपए के प्रॉफिट के ऊपर कितना देंगे? 1000 शेयर्स देंगे। मतलब सिंपल अल्फाज में 1 रुपए के प्रॉफिट के ऊपर 1 शेयर देंगे, है ना सर? अगर 1000 रुपए के प्रॉफिट के ऊपर 1000 शेयर देंगे तो 1 रुपए के प्रॉफिट के ऊपर 1 शेयर देंगे। ऐसा ही है ना सर? मैंने कहा आपको हर 1000 रुपए के ऊपर मैं अगर 1000 शेयर दूंगा तो 1 रुपए के ऊपर 1 शेयर दूंगा। अब देखिएगा सर, अब हमें क्यूमुलेटिव टारगेट देखना होता है। कौन सा टारगेट देखना होता है? क्यूमुलेटिव। यहाँ पर क्यूमुलेटिव टारगेट है कि क्यूमुलेटिव जिस भी क्वार्टर एंड पे 2 मिलियन क्रॉस करेगा वहां पर हम उसका इंपैक्ट लेंगे। सही है सर? जिस भी क्वार्टर एंड पे 2 मिलियन क्रॉस करेगा वहां पर हम उसका इंपैक्ट लेंगे। अब मुझे बताओ सर, क्या पहले क्वार्टर के एंड पे उसने 2 मिलियन का प्रॉफिट क्रॉस किया था? नहीं किया था। क्या दूसरे क्वार्टर में कर लिया था उसने क्यूमुलेटिव 2 मिलियन का प्रॉफिट? हाँ या ना? यस सर, दूसरे क्वार्टर के एंड पे उसने 2 मिलियन के प्रॉफिट का टारगेट कर लिया था। तो अब हमने कहा कितने शेयर इशू करेंगे भाई? जल्दी बताओ कितने शेयर इशू करेंगे? तो हम अज्यूम करेंगे भैया 3 लाख शेयर्स। कैसे बता? हमने कहा 1 रुपए के प्रॉफिट पे 1 शेयर की अगर बात हो रही है तो हमने कहा अगर हम सेकंड क्वार्टर की बात करें 2 मिलियन से ऊपर उसने कहा था, हमने कहा 2.3 मिलियन हो गया था, माइनस हमने किया 2 मिलियन, तो 3 लाख का प्रॉफिट इसने ऊपर किया, और 1 रुपए के प्रॉफिट 1000 के ऊपर अगर 1000 शेयर दे रहा है तो 1 रुपए के ऊपर 1, तो हमने कहा यहाँ पर हम ले लेंगे 3 लाख का इम्पैक्ट।
कि ये 3 लाख शेयर्स दूसरे क्वार्टर के हमने कह दिया, शुरू से हमने कहा इसका इम्पैक्ट लिया कि दूसरे क्वार्टर में इसने कर दिया है तो डाइल्यूटेड के अंदर इसका इम्पैक्ट डाल दो। तो हमने कहा अगर हमने 3 लाख का इम्पैक्ट डाला तो इसका टोटल करो कितना आ गया, जल्दी 1305000। तो दूसरे क्वार्टर की ईपीएस कितनी आ गई, 1.2 डिवाइडेड बाई 1.305 पॉइंट 0.9195। ठीक है सर, ये हमने ले लिया इसका दूसरे क्वार्टर का इम्पैक्ट। आगे बढ़ेंगे, गौर से सुनना है मेरा बच्चा, ये टेक्निकल सवाल है और मैंने कहा ना मेरी सिक्स सेंस कर रही है कि ये सवाल अल्फाज बदल के पेपर में पढ़ सकता है। क्वार्टर, उसको पता है बच्चा क्वार्टर, और जब लास्ट टाइम दिया था तो बच्चे की हालत टाइट हुई थी, इसने कहा अभी भी आ सकता है। क्वार्टर 3 पे में आया और मैंने कहा सर क्वार्टर 3 के एंड पर मुझे बताओ क्या करूंगा, क्या करूंगा क्वार्टर 3 के एंड पे। हमने कहा क्वार्टर 3 के एंड पर क्या करूंगा, 3 लाख लूंगा या 0 लूंगा। भाई क्वार्टर 2 के एंड पे तो आपने ले लिया ना 3 लाख, क्वार्टर 3 पे सवाल है 3 लाख लूंगा या 0 लूंगा। हाय इख्तिलाफ उम्मत, इशू हुए नहीं, आपने अज्यूम किया है क्वार्टर 2 में क्योंकि रिपोर्टिंग पीरियड का टारगेट है तो आप लेंगे। अगर आपको याद हो तो हमने एक ऐसा सवाल पहले किया है, हमने एक ऐसा सवाल पहले किया है कि 1 साल में आपने कहा कि टारगेट आपको लगा कि मीट हुआ, आपने उसके अंदर उसका इम्पैक्ट लिया, और अगले साल में मीट नहीं हुआ तो नहीं लिया। क्योंकि सर ये शेयर सुनिएगा 3 लाख असल में इशू नहीं हुए, आप उस कंडीशन पे हैं कि क्वार्टर का एंड, आपके रिपोर्टिंग पीरियड का एंड अगर ईयर एंड होता तो आप क्या करते। आपने कहा भैया मैं उस कंडीशन पे था कि मेरे पीरियड का एंड अगर ये ईयर एंड होता तो मैं 3 लाख शेयर मुझे इशू करने पड़ते, इसका इम्पैक्ट आपने ले लिया। लेकिन जब आप क्वार्टर 3 पे आए तो एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए और हालात बदल गए। अब आपने कहा भैया ये तो प्रॉफिट कितना हो गया, 19 लाख है ना सर। हमने कहा 2.3 से 19 लाख, तो इसका मतलब है तीसरे क्वार्टर पे हम इसका इम्पैक्ट नहीं लेंगे। ठीक है सर, तीसरे क्वार्टर पे हम उसका इम्पैक्ट नहीं लेंगे। सही है सर। अब आए, ये आईएएस की एग्जांपल है, ये अब तक किसी भी एग्जामिनेशन बॉडी ने टेस्ट नहीं की, लेकिन मेरा दिमाग कह रहा है ये, और एक जो मैंने बताया कंसल्टेंट, आईकेप मार देगा टेस्ट। आईकेप को पता है 4 अटेम्प्ट से नहीं, आईकेप भूखे शेरिए क्या भेड़िए की तरह बैठा है, वो आपको ये पूछेगा तीसरे क्वार्टर पे नहीं लिया, इसके टोटल शेयर्स कितने हो गए भैया, 1010। तो ईपीएस बता दो, लॉस पर शेयर इसका क्या हो गया, $0.396। चलें सर अब चौथे क्वार्टर पे आता हूं। चौथे क्वार्टर पर क्या हुआ, इसके चौथे क्वार्टर पे मैं आया। अब मैं आता हूं आपसे चौथे क्वार्टर पर। हम आए चौथे क्वार्टर पर और सबने बड़े गौर से सुनना है, सबने बड़े गौर से सुनना है। चौथे क्वार्टर पर आए और चौथे क्वार्टर पर टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 2 पॉइंट। तो आप आए फोर्थ क्वार्टर पर, आपने कहा 2.9 पे, वही कंडीशन रिपोर्टिंग पीरियड को कंसीडर करो कि अगर वो एंड ऑफ तुम्हारा हो कंटिजेंसी पीरियड, तो आपने कहा 2.9 माइनस 2 मिलियन, तो आपने कह दिया सर 9 लाख। और वही बात 1000 रुपए के ऊपर अगर 1000 शेयर मिलेंगे तो एक के ऊपर एक, तो 9 लाख पे कितने मिलेंगे, 9 लाख। तो जब ये आपने कैट किया ये हो गए 1910000, और टोटल हो गया 1 मिलियन डिवाइडेड बाई 1910000। कितनी आ गई ईपीएस भाई, डिवाइड कर,
0.52, हमने कहा 0.524। सर ये हो गया ईपीएस का इम्पैक्ट इसका। और आप मुझे बताएं सर, आखिरी जो होगा इसमें मैं इसका इम्पैक्ट कितना लूंगा ईयर की चीज में? ईयर के उसमें मैं जो शेयर टारगेट था उसका इम्पैक्ट कितना लूंगा? 9 लाख ही लूंगा। सर 9 लाख क्यों लेंगे भाई? अब हमने कहा अगर मैं पूरी ईयर की विंडो देखूं तो ईयर के ऊपर ही तो मैंने कहा था 2 मिलियन से जितना ज्यादा होगा हर 1,000 रुपए के ऊपर 1,000 शेयर इशू करूंगा। मतलब सिंपल है, साल में अगर 1,000 पे 1,000 कर रहा है तो 1 रुपए के प्रॉफिट के ऊपर 1 रुपए का पोक शेयर कर रहा है, तो टोटल शेयर मैंने कहा ईयर के भी मैं बढ़ा दूंगा। और टोटल शेयर ईयर के कितने हो जाएंगे? 1910। और ईयर की ईपीएस कितनी आ जाएगी? ईयर की ईपीएस बताओ। 2.9 डिवाइडेड बाई 1910, 1.5183। चले सर कॉपी करें, फिर हम इसका जो है ओवरव्यू करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम्पल की पेपर में कभी भी आमद आमद है तब आपको पता चलेगा और आप दुआएं देंगे कि सर ये अच्छी एग्जाम्पल थी सर। आईएएस जो है, और ये आईएएस की अब तक आई नहीं है, आईएएस की एग्जाम्पल है सर। रामीर बेटा फिल्म चल रही थी अब तक और खत्म पे है मेरा चंदा। हाय सर, आईकेप क्यों इतना जालिम हो जाता है ना? आईकेप नहीं है तो आईएएस है। सर देखिए, क्वार्टर की विंडो अलग है और ईयर की विंडो अलग है। नहीं सर, सर बेसिक के केस में जुगाड़ चल जाती है, क्योंकि डाइल्यूटेड के केस में हम जो है डिफरेंट चीजें देख रहे होते हैं, तो डाइल्यूटेड में जुगाड़ नहीं चलेगी उमर। डाइल्यूटेड में सर जुगाड़ नहीं चलेगी, डाइल्यूटेड में आपको खुद करना पड़ेगा। क्योंकि सर डाइल्यूटेड में एक बचा सर, डाइल्यूटेड केस में जुगाड़ नहीं चल सकती, नहीं क्योंकि सर अच्छा डाइल्यूटेड केस में बाकी केसेस में चल सकती है शायद गालबन। नॉर्मल जो केसेस होते हैं इसमें पता है क्यों नहीं चल सकी? क्योंकि सर यहाँ पर जो कंटिजेंट इशूएबल शेयर्स होंगे ना, तो उसका इंपैक्ट आप एक क्वार्टर में लेंगे, अगले में उड़ा देंगे, नहीं लेंगे, तो इस वजह से मसला हो जाएगा। बेसिक में जो हमने नहीं किया था, चारों क्वार्टर को प्लस किया तो बराबर बनेगा। तो डाइल्यूटेड में सर क्योंकि पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, उनका इम्पैक्ट आपको देखना होता है, तो कंटिजेंटली इशूएबल शेयर्स के केस में जुगाड़ नहीं चलेगी। कर लिया कॉपी? कर लिया कॉपी तो बढ़े आगे।
ईयर पे हमने 4/12 लिए, ये इसकी बात कर रहे हैं, ये एक ही महीने का लिए, इसकी वर्किंग ये नीचे है भाई। चले सर, अगर मैं आपको इस सवाल को एक दफा क्विकली रिवाइज कराऊंगा और मैं इसमें आपको कहूंगा कि इसको आप लिखेंगे लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चन, क्योंकि सर ये पेपर इस एग्जाम्पल की पेपर में है मेरे हिसाब से अनकरीब आमद, तो इस सवाल के ऊपर लिखते हैं लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चन, लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चन लिखेंगे। ईपीएस में सर सिर्फ 2 ही सवाल लास्ट डे रिवीजन है, यस, और तीसरा बनेगा अल्फा वाला लास्ट डे रिवीजन, बाकी कोई और सवाल लास्ट डे रिवीजन नहीं है। नहीं सर, बाकी कोई और सवाल हमने कहा लास्ट डे रिवीजन नहीं है। सर लास्ट डे रिवीजन लिखें, इसका लर्निंग आउटकम लिखें, इसका लर्निंग आउटकम लिखें। computation of quarterly EPS, computation of quarterly EPS, computation of quarterly EPS in presence of contingently issuable shares, contingently issuable shares where contingencies related to computation of quarterly EPS in presence of contingently issuable shares where contingency related to earnings and other conditions exist, and other conditions exist। सर वैसे मुझे इसका कोई आज लेना था, पर मैंने कहा नहीं आज नहीं दूंगा, पहले आप थोड़ी सी अच्छी सी इसकी भी तैयारी कर लेंगे। सर एक सच बात बताऊं, तुम लोग फर्म में अभी होगे बिजी, बहुत बिजी, अभी तो सीजन भी आएगा। मैंने सोचा भी था कि मैं बड़ा टॉपिक शुरू कराऊं, फिर मैंने कहा नहीं, मैंने कहा बड़ा टॉपिक अभी शुरू नहीं करवाऊंगा, पहले अभी मैं वो टॉपिक्स मुकाऊंगा, वो टॉपिक जल्दी खत्म करवाऊंगा जो कि हमने कहा कि सर बड़े नहीं है लेकिन छोटे छोटे, जैसे अब इसके बाद हम इंशाल्लाह करेंगे IFRS 5, वो इंशाल्लाह आप तकरीबन समझे 3 क्लासों के अंदर खत्म हो जाएगा। IFRS 5 नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, फिर मैं आपको करवाऊंगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टाइप के टॉपिक्स। फिर उसके बाद जब हमने कहा कि सर ये जब टॉपिक्स खत्म होंगे हमारे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गया या हमने कह दिया IS20 वगैरह, ये जब टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद सर तकरीबन आप समझें कि फेब का मिड विड चल रहा होगा, तो उस टाइम तक बहुत सारे लोग जो हैं फरागत के करीब होंगे, और शायद उस टाइम पर, अब तक की प्लानिंग ये, उस टाइम पर हम शुरू करेंगे सर, हम शुरू करेंगे नए टॉपिक, अब मतलब IFRS 9 IFRS 15 टाइप। सही है सर? तो चले सर, ये सवाल हमने देखा, इसका क्विक ओवरव्यू। बेसिक ईपीएस में हमें देखना होता है कि कंटिजेंटली इशूएबल जो शेयर्स है, अगर उनकी कंडीशंस मीट हो गई, वो इशू हो गई, जिस दिन से इशू हुआ हमने उस दिन से उनका इम्पैक्ट ले लिया। मसला आया डाइल्यूटेड ईपीएस में। डाइल्यूटेड ईपीएस में हमने कहा क्वार्टर की विंडो अलग है, ईयर की विंडो अलग है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। क्वार्टर की विंडो में आपको देखना है कि क्वार्टर के एंड पे अगर आपने देखना है कंटिजेंटली शेयर्स इशू हो गए या इनकी इशुएंस की कंडीशंस हो गई। सर अगर हमने कहा अदर कंडीशंस थी, तो हमने कहा क्वार्टर के एंड पे हमें देखना है कि उनका टारगेट इम्पैक्ट हुआ नहीं हुआ। तो जैसे रिटेल आउटलेट से अगर हमने कहा पहले क्वार्टर को उसका इम्पैक्ट नहीं आया था, तो हमने उसको कंसीडर नहीं किया। दूसरे क्वार्टर में रिटेल आउटलेट एक हो भी गई थी, तो जितना पीरियड वो हमने कहा शेयर इशू नहीं हुए थे, उसका इम्पैक्ट हमें लेके बताना था। डाइल्यूटेड में हमें अज्यूम करना था जैसे क्वार्टर के पहले दिन जो है वो कंडीशन पूरी हो गई थी और हमने पहले दिन ले लिए थे शेयर इशू। ये वही कॉन्सेप्ट है कि अगर हम कन्वर्टेबल कोई शेयर होते थे, उसका इम्पैक्ट हम इस तरीके से लेते थे। सर इसी तरीके से दूसरे वाले के अंदर हमने सितंबर में हुए 2 महीने का लिया, चौथे वाले में ऑलरेडी था, और हमने कहा ईयर एंड पे हमें जो है साल की विंडो के हिसाब से देखना था कि ईयर एंड पे जब हम जाएंगे साल पे, तो साल की विंडो के हिसाब से हमने देखा कि जो ये मई वाले शेयर्स थे उनका इम्पैक्ट, हमने कहा कि सर जो मई वाले शेयर्स थे उनका इम्पैक्ट हमें देखना था। हमने कहा उनका इम्पैक्ट हमारे पास जो है 8 महीने का था, 4 महीने का नहीं था, वो इम्पैक्ट लिया। दूसरों वालों का हमने कहा 4 महीने का था, 8 महीने का नहीं था, हमने वो इम्पैक्ट ले लिया। सर फिर दूसरी कंडीशन पे अर्निंग्स वाली, तो अर्निंग्स वाली
पहला क्वार्टर हमारा रिपोर्टिंग पीरियड, उसके एंड पे हमने कहा कंबाइंड जो क्यूमुलेटिव टारगेट था 2 मिलियन से अबव का वो अचीव नहीं हुआ था, तो हमने कोई इंपैक्ट नहीं लिया। दूसरे पे 2.3 हो गया था तो हमने उसका इंपैक्ट ले लिया 3 लाख का। तीसरे पे आए फिर से 1.9 हो गया, हमने उसका इंपैक्ट नहीं लिया। और हम जब चौथे पे आए तो चौथे पे हमने कहा कि सर जो है हो गया था, हमने ले लिया। अब सर इस सवाल में आपको घर से सिर्फ एक होमवर्क है, क्वार्टर 3 के अंदर था कि कंटिन्यूइंग भी था और डिसकंटिन्यूड भी था, तो बस आपको क्वार्टर 3 की 2 ईपीएस निकालोगे आप, कंटिन्यूइंग भी और, क्योंकि सर इसमें 4 लाख का नेट लॉस है, उसने कहा था 4.5 लाख का हमारे पास क्या था, लॉस भी था। तो उसके जो 4.5 लाख का जो क्वार्टर 3 का आपका लॉस था उसका आपने इम्पैक्ट लेना है कि 4.5 लाख का लॉस तो मतलब 50,000 का कंटिन्यूइंग का फायदा, नेट लॉस आपने उसका इम्पैक्ट डाल देना है। सही है, ये आपने देख लेना है। सर ये तो हो गया सर यहाँ तक। अब हमने कहा सर जब हमने माशाल्लाह इतनी चीजें कर ली तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल छोटा सा, जिसके बारे में मैं 100% आज यकीन हूँ कि तुम्हारे पेपर में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी सर आईएएस में तो करना है, वो है शेयर रीपरचेज। पाकिस्तान में बहुत रेयर होता है शेयर रीपरचेज हो, यूनिलीवर ने भी रिसेंटली हालांकि किए थे, लेकिन बहुत रेयर होता है ना सर। पाकिस्तान में शेयर इशू कर दिए तो कर दिए, बहुत कम होता है, जब डीलिस्ट होना होता है किसी को तभी वो शेयर रीपरचेज करते हैं। यूनिलीवर को डीलिस्ट होना था तो उन्होंने कहा हम शेयर रीपरचेज करेंगे, चलिए सर। लेकिन हमने कहा इसके ऊपर वेटेड एवरेज शेयर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, एक सवाल में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास था शेयर रीपरचेज का, इसको जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड फॉर एन एंटिटी, शेयर्स इशूड, ट्रेजरी शेयर्स, शेयर्स आउटस्टैंडिंग हमें दिए हुए। फिर वही कह रहा है कि हमने बैलेंस एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, हमारे पास जो शेयर्स थे 2000 इन इशू थे। ट्रेजरी शेयर्स का मतलब क्या है कि वो शेयर जो हमने रीपरचेज कर लिए। ट्रेजरी शेयर्स का मतलब क्या है, वो शेयर जो हमने रीपरचेज कर लिए। तुम लोग अभी इंशाल्लाह पढ़ोगे, जो है ये चीज लॉ में भी आती है ट्रेजरी शेयर्स। सही है सर। तो अगर देखा जाए तो 1 जनवरी को मुझे देखना है मेरे पास शेयर्स कितने थे, 1700। फिर मैंने नए शेयर्स कितने इशू किए, 800। फिर मैंने कहा कि जो है हमारे पास, हमने जो है 250 शेयर फिर डीप हमने जो है खरीद लिए, मार्केट से वापस ले लिए, तो 2250 शेयर्स हुए। और फिर हमने कहा टोटल शेयर्स आउटस्टैंडिंग, और हमने कहा ईयर एंड पे बैलेंस था 2800 शेयर्स का, और वो हमने कहा टोटल शेयर्स में शामिल था, लेकिन हमने कहा हमें 2800 की तरफ नहीं जाना, हमें देख। और फिर हमने मजीद 550 शेयर्स खरीद लिए थे सर। आए सर, अब मैं एक काम ये करूंगा, अच्छा 550 बैलेंस एट ईयर एंड टोटल हमें बता रहा है। इस सवाल को एक दफा आप देख लें, हम इसकी जल्दी से वेटेड एवरेज शेयर्स कंप्यूट करते हैं। इसको हम जल्दी से इसका हम वेटेड एवरेज शेयर्स का इंपैक्ट कंप्यूट करते हैं। ये आपने सवाल देख लिया, चलें सर सवाल आप लोगों के पास है भी। क्वेश्चन नंबर 30, शेयर रीपरचेज। सर बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, वेटेड एवरेज शेयर्स निकालने हैं, इसके बैलेंसेस को हमें देखना नहीं है। हम आए शेयर रीपरचेज पे, नंबर ऑफ शेयर्स, पीरियड, वेटेड एवरेज शेयर्स। अब सबने इधर देखना है। सर साल के शुरू में कितने शेयर्स थे हमारे पास, हमने कहा 2000 नहीं, शेयर इशूड और ट्रेजरी शेयर्स को नहीं देखना, किसको देखना है, शेयर्स आउटस्टैंडिंग को देखना है। साल के शुरू में अगर कंपनी के पास इन इशू नंबर ऑफ शेयर्स थे तो वो कितने थे, 1700। और ये रहे जनवरी से लेकर कब तक, नए शेयर्स क्या कह रहा है वो कब इशू हुए, मई 1 में, 30 में, 31 में। तो हमने कहा जनवरी से लेकर मई तक हुए, तो हमने कहा 5 महीने के लिए ये थे। फिर क्या हुआ सर, मई के बाद जून में क्या हुआ, हमने 1700 शेयर्स थे, मजीद 800 शेयर्स कर दिए, टोटल कितने हो गए 2500। कितने टाइम के लिए रहा ये 2500, हमने कहा दिसंबर तक रहे, 1 दिसंबर तक रहे, 1 दिसंबर तक रहे, हमने कहा 2500। तो हमने कहा मई के बाद दिसंबर तक आने में हमने कहा 6 महीने लग जाते हैं ना सर। और फिर हमने कहा दिसंबर में क्या हुआ, जून से लेकर नवंबर तक हमने मजीद शेयर परचेज कर लिए। तो दिसंबर का जो महीना था उसमें कितने शेयर थे, कितने
रीपरचेज कर लिया हमने 2500 शेयर्स थे, कितने शेयर्स रीपरचेज किए 250, तो हमने कहा 2250 शेयर्स हमारे रह गए, और ये एक महीने के लिए। जल्दी से बता दे भाई, 1700 इंटू 5/12, हस्बे जायका 33, ये 1250, और ये 1250, 2250 इंटू 1/12, 187.5। तो टोटल वेटेड एवरेज शेयर्स कितने हो गए आपके पास पूरे साल में? सर बस ये था एक शेयर रीपरचेज का कॉन्सेप्ट, और हाँ नॉर्मल कैलकुलेशन, ये कुछ भी अटके नहीं है। बस मैंने वहां कभी आप ये ना देखना रहे सर ने तो बताया नहीं शेयर रीपरचेज भी हो जाते है ना सर, क्योंकि पाकिस्तान में होते नहीं है सर। जब पाकिस्तान में होते थे उस गांव का रास्ता क्यों पूछे जिसमें जाना ही नहीं है, पर लेकिन फिर भी सर आईकेएफ ने दिया है तो दिया है। हमने कहा इसके अंदर राइट इशू आ गया तो सिंपल RIBF और BF जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल एज सिंपल इज दैट। इस कदर आसान है सर चीजें नहीं। कॉपी करने फिर हम बढ़ेंगे आगे, और हम स्टडी टेक्स्ट की भी एक दफा सर स्कीमिंग करेंगे। क्यों करेंगे सर स्टडी टेक्स्ट की स्कीमिंग? क्या जरूरत है बेटा, जरूरत है। मैं चाहता हूँ कम से कम तुम लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ यार हम लोग जो है ना पेपर में बच्चे को याद रखो कॉन्फिडेंस जितवा देता है। आईकेएफ ने अगर एक मेहनत की, आईकेएफ लिखवाता है स्टडी टेक्स्ट, तो क्या मसला है। हालांकि मेरे कुछ दोस्त कहते हैं टीचिंग फ्रेटर्निटी में यार आईकेएफ की स्टडी टेस्ट आर एज गुड एज कुछ भी समझ जाए, सही मतलब गाली देते हैं वो इतनी बुरी है। मैं कहता हूँ नहीं यार आईकेएफ ने रिसेंटली काफी मेहनत शुरू कर दी है। चलें सर स्टडी टेक्स्ट, आप में से बहुत सारे लोग तो नाक खोल के देखिए और ना देखना कभी गवारा करेंगे। बड़े लोग हैं आप लोग सर, स्टडी टेक्स्ट कभी देख भी लिया करें बेटा। आपकी इतनी मेहनत की, उसने 453वें नंबर पे तो उसने हमें EPS दिया है भैया, तो आप सोचें। देख तो लें वो आदमी बेचारा क्या क्या रहा है, तुम लोग जो उसको देखते ही नहीं हो। आए सर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मेरा बच्चा। सर रिडीमेबल नहीं सर, ऑर्डिनरी शेयर्स भी रीपरचेज हो सकते हैं हमार, पाकिस्तान में नहीं होते। और भाई रिडीमेबल शेयर्स तो जो होंगे उनकी तो हमने कहा मेच्योरिटी हो जाएगी, ऑर्डिनरी शेयर्स भी रीपरचेज हो जाते हैं। चले सर अब हम आते हैं, हमने कहा EPS की जब बात आई है, EPS की बात, इसने कहा चैप्टर 20 अर्निंग्स पर शेयर आपकी स्टडी टेक्स्ट के अंदर मौजूद है, आईकेएफ की वेबसाइट पे है। ये किताब लाजमी आपके मोबाइलों में होनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि ये किताब कितनी इंपॉर्टेंट है। चले सर हमने कहा इसने अर्निंग्स पर शेयर में बताया कि भाई प्राइस अर्निंग रेशो बहुत इंपॉर्टेंट रेशो होता है, जिसके फॉर्मूला है मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय प्राइस अर्निंग्स पर शेयर। बेसिकली पता है ये आपको क्या बता रहा होता है, ये आपको बता रहा होता है कि एक कंपनी जो है उसके अंदर कितना पोटेंशियल है कि उसकी मार्केट वैल्यू से अगर हम कंपेयर करें ना कि आज जो वो कमा रही है उसकी मार्केट वैल्यू में उसने उसका कितना इम्पैक्ट लिया हुआ है। मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे दूँ। सर एक कंपनी जिसकी अर्निंग्स पर शेयर 20 थी और मार्केट वैल्यू शेयर की 100 थी, तो हमने कहा इसका P रेशो आ गया कितना 5। तो इसका मतलब है इन्वेस्टर्स को इसके ऊपर 5 टाइम्स कॉन्फिडेंस है। क्या मतलब आज जितना कमा रही है तो इन्वेस्टर के हिसाब से कम अगले 5 साल तक ये इतना ही कमाएगी। सही है मतलब। तो हमने कहा आज इसको जो वर्थ देख रहे हैं इन्वेस्टर कह रहे हैं कि भैया इसके 5 साल को तो हम बहुत ही अच्छा देख रहे हैं, तो P रेशो बता रहा होता है कि सर ये क्या होता है। तो इसने 100 हमारे पास जो अर्निंग्स नहीं, इसका फार्मूला होता है
मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। मतलब कमा कंपनी 20 रही है, इन्वेस्टर उसके ऊपर आज 100 रुपए उसको वैल्यू कर रहा है मार्केट में, तो इसका मतलब है इन्वेस्टर 5 गुना इसके ऊपर कॉन्फिडेंस कर रहा है, कॉन्फिडेंस शो कर रहा है अर्निंग्स के मुकाबले में। सर अगर पी रेशो जैसे ज्यादा है, इसका मतलब होता है स्टॉक मार्केट को उम्मीद है कि ये कंपनी तो है झंडे गाड़ देगी, रिकॉर्ड तोड़ देगी, और अगर पी रेशो कम है तो इसका मतलब है स्टॉक मार्केट को इतनी उम्मीद नहीं है। ये चीजें सर पेपर में पूछे ना पूछे प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत अच्छी होती है। कंपनीज की अगर तुम जाओगे ना शेयर्स की वैल्यू, तुम लोगों को मैंने पहले भी बताया था, एक ऐप है जिसको कहते हैं इन्वेस्टिफाई, क्या कहते हैं, उसमें देखना ये पी रेशो आ रहा होता है। चले सर, हमने कहा ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ ईपीएस पे आए, तो इसने कह दिया, रूल्स इसने बता दिया, ऑब्जेक्टिव और स्कोप है, स्कोप ऑफ ईपीएस पे आ गए, और फिर इसने स्कोप में बताया कि पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज के ऊपर होती हैं। ऑर्डिनरी शेयर के बारे में डिफाइन किया कि ये होता है जो कि सब ऑर्डिनेट होता है। प्रेफरेंस शेयर्स क्या है इसने ये बता दिया हमें। सही है सर। डायल्यूटेड ईपीएस के बारे में बात की, फिर इसने एग्जांपल दी कि कुछ जो है पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स की ये बात करता है, तो ऑप्शंस वारंट्स की बात करता है। सही है सर। और इसने कंटिजेंटली इशुएबल शेयर्स की बात की। फिर ये बेसिक ईपीएस के ऊपर हल्का हल्का हमें लेकर आया। इसने बताया कि फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट और लॉस एट्रीब्यूटेबल, डिवाइड करोगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर से। ठीक है जी। फिर ये टोटल अर्निंग्स की इसने बात की, उसमें इसने प्रेफरेंस शेयर्स की बात की। फिर इसने बेसिक ईपीएस कंप्यूट करके बताया कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूड की। फिर इसने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स की बात की, वही बात जो हमने की थी कि हर साल मिलता है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के हिसाब से इसने ईपीएस भी निकाली। फिर सर जो इंक्रीजिंग रेट प्रेफरेंस शेयर, जिसका हमने सवाल भी देखा था, हमने कहा जिसका सवाल भी पास पेपर में समर 17 में गालबन आया था, उसके बारे में उसने जो एग्जांपल दी कि भाई उसकी एग्जांपल उसने पूरी हमें करके बताई, वही जो हमने वर्किंग की थी कि इतने इतने का था, वही एग्जांपल थी। सही है सर। फिर जो है हमने कहा, और इसने कहा सर आए, अब ये पॉइंट देखे ना, अब नई चीजें आ रही है ना, पढ़ी तो सही है, आ गया। अर्ली कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, an entity may achieve early conversion of convertible preference shares by improving the original conversion terms or paying additional consideration. When there is the case, the excess amount transferred as a result of the improvement of conversion terms is treated as a return of the to the preference shareholders and must be deducted in arriving at the earnings attributable to ordinary. फेयर वैल्यू डिडक्शन क्या करोगे, फेयर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर इशूड माइनस फेयर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर इशूएबल अंडर ओरिजिनल टर्म्स। चलिए सर, हमने कहा इन दोनों का जो इम्पैक्ट है वो आपने देखना है, और हमने कहा सर वो क्या इम्पैक्ट है, मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल भी दे देता हूँ। सही है, हम मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल भी दे देता हूँ, ये भी देख लें सर। हमने कहा फॉर एग्जांपल सुनिएगा, एक छोटी सी एग्जांपल सर, ये चीजें ना छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन स्टडी टेक्स्ट को पढ़ना ये फायदेमंद हो जाता है। ये छोटी मोटी चीजें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कंपनी ने कहा था 5 साल के बाद हम आपको जो है कन्वर्ट कर देंगे, 5 साल के बाद हम आपको जो है कन्वर्ट कर देंगे एक शेयर को, जो एक प्रेफरेंस शेयर को 4 ऑर्डिनरी शेयर्स में, एक प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट कर देंगे कितने शेयर्स में, 4 ऑर्डिनरी शेयर्स में। कंपनी ने कहा था, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ओरिजिनल कन्वर्जन टर्म्स से, ओरिजिनल टर्म्स थे after 5 years, after 5 years, वन प्रेफरेंस शेयर जो कंपनी के पास इशू था, वन प्रेफरेंस शेयर जो कंपनी के पास इशू था इनटू 4 ऑर्डिनरी शेयर्स। लेकिन कंपनी ने कहा यार प्रेफरेंस शेयर्स की झंझट को निपटाना है, प्रेफरेंस शेयर्स की जो है झंझट को निपटाना है, तो हमने कहा, कंपनी ने कहा एक काम करते हैं, एक काम ये करते हैं, और हमने कहा एक काम ये करते हैं, आफ्टर 5 years हमने कहा प्रेफरेंस शेयर्स इन इशू थे, प्रेफरेंस शेयर्स इन इशू थे, सपोज करो 1 मिलियन, तो उसके बदले में 4 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स इशू हो जाने चाहिए थे। तो हमने कहा कंपनी ने रिवाइज टर्म्स कर दी, रिवाइज्ड टर्म्स कर दी। सही है, और कंपनी ने रिवाइज टर्म्स की ईयर जो है 4 के ईयर जो है 4 में ही कर दी कि भाई इसी साल कन्वर्ट हो जाएंगे, और जब कन्वर्ट होंगे तो 1 प्रेफरेंस शेयर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 5 ऑर्डिनरी शेयर्स। अब हमने कहा
ईयर 4 में जब कंपनी ने कन्वर्जन टर्म्स रिवाइज की तो हमने कहा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एक ऑर्डिनरी शेयर थी 10 रुपए, 10 रुपीज। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, जो वो डिडक्शन वाली बात कर रहा है कि रिवाइज टर्म्स के अंदर आपको कितने शेयर्स मिल रहे थे, 1 मिलियन थे, तो हमने कहा अब नए के हिसाब से 5 मिलियन ऑर्डिनरी, 5 मिलियन इंटू 10 ये हो गया 50, और ओरिजिनल टर्म्स के अंदर क्या मिल रहे थे, एक प्रेफरेंस के ऊपर 4 मिलियन इंटू 10 40। तो हमने कहा सर 10 मिलियन जो है ये जो अमाउंट है इसको आपको डिडक्ट करना है ईयर 4 में। कहाँ से डिडक्ट करोगे, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल में से। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल में से 10 मिलियन को आप कर दोगे डिडक्ट। सही है सर, ये बेसिकली ये कह रहा है। कॉपी करनी है तो ये एग्जांपल कॉपी करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कॉपी करनी है तो कॉपी करो, फिर हम क्या करेंगे सर, आगे बढ़ेंगे। हाय बस सर, इसको कॉपी करो, बस एक मिनट पहले एक दफा फिर पढ़ लेते ताकि an entity may achieve early conversion of convertible preference shares by improving the original converted terms or paying additional consideration. Where this is the case, excess amount transferred as a result of improvement of converted terms is treated as a return to the preference shareholders and must be deducted in arriving at earning attributable. Deduction में आ गया fair value of ordinary shares issued, सही है, माइनस फेयर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर इशुएबल अंडर ओरिजिनल टर्म्स। ये चीज कह रहा है। कर लिया कॉपी, बढ़ जाऊं आगे। बढ़ू आगे तो लिख दो यस सर। चले जी, इसी के नीचे सर एक और इम्पोर्टेंट बात है, इसी के नीचे एक और इम्पोर्टेंट बात है। ये आ गए सर, इंक्रीजिंग रेट के बाद थे हम यहाँ पर। हमने कहा रीपर्चेज ऑफ प्रेफरेंसेस वेयर द फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर एक्सीड्स द कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स रीपर्चेज, द एक्सेस इन is a return to the preference shareholders and the must be deducted in calculating profits attributable to ordinary shareholders। और फिर कह रहा है where the carrying value of the preference shares repurchase exceeds the fair value of the consideration paid, the excess is added in calculating प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। अब आए सर, सर ये बेसिकली बात कर रहा है, ये बेसिकली बात कर रहा है, ये बात इसने की थी प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल इररिडीमेबल की। अब यहाँ पर इसने एक बात कर दी, हमने कहा जब बातें कर दी तो सर देख लेते हैं ना। अब सुनिएगा, इसने कहा रिडीमेबल के केस में कह रहा है भाई रिडीमेबल जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनकी एक होती है टर्म। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की एक टर्म होती है 3 साल, 4 साल, 5 साल। सही है सर। तो हमने कहा अगर 5 साल उनकी एक टर्म है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की, 5 साल एक टर्म थी, आपने कहा 4 साल में रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वालों ने कहा कि यार हमें तुम्हारे शेयर नहीं चाहिए और तुम हमें जो है अपने पैसे वापस दे दो। तो हमने कहा केस ए में आते हैं, और केस ए में हमने कहा कि जो हम उनको पैसे दे रहे हैं, अमाउंट पेड on repurchase is more than carrying amount, सही है, of preference shares। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपने उनको कहा अच्छा भाई अपने प्रेफरेंस शेयर्स खत्म करना चाहते हो हमारे साथ, हमने उसने कहा जी। हमने कहा लो भाई 5 मिलियन लो, उनके प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू थी जो हमारी बुक्स में हमने रिकॉर्ड की हुई थी, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल को लायबिलिटी, वो हमने कहा 4.8 थी। तो ये कह रहा है ये जो 2 लाख रुपए तुमने उनको इजाफी दिए ना, जो 2 लाख रुपए तुमने उनको इजाफी दिए हैं ये भी तुम्हारा एक्सपेंस है,
इसको भी प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल में से क्या करोगे, एडजस्ट करोगे, माइनस करोगे। दूसरा केस हो सकता है, केस बी पे आए मेरा बच्चा, केस बी पर आए और हमने कहा कि सर अमाउंट पेड टू रीपरचेज, या जिसको कहते हैं उसके बाद क्या कहते हैं, मेच्योरिटी से पहले जो हम रीपरचेज करें, इज लेस देन कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। उस केस में आप क्या करोगे ये हम आपको बता देते हैं। उस केस में आपने कहा लेट सपोज सर अब आपने जो अमाउंट पे किया वो 4.8 मिलियन था, ये 4.8 था आपका अमाउंट पेड, सही है सर, यहाँ पर 5 था और यहाँ पर कैरिंग अमाउंट 4 थी। यहाँ पर 4.8 अमाउंट पेड था, कैरिंग अमाउंट आ रही थी 5 मिलियन। तो अब आप यहाँ पर सर जो है 2 लाख रुपए आप जो उनको कम दे रहे हो, ये आपकी इनकम है, या आपकी जो है देखा जाए तो नेगेटिव आ रहा है, लेकिन नेगेटिव का मतलब है ये इनकम है, और इसको ऐड कर दो प्रॉफिट में। इतना ये कह रहा है बस। सर वैसे ये चीज़ें IFRS 9 में हम इंशाल्लाह और डिटेल में पढ़ेंगे, IFRS 9 में आएंगे तो ये चीज़ें और डिटेल में होंगी कि अर्ली कन्वर्जन में क्या करना है, उस पर क्या करना है। लेकिन सर अगर इसकी स्टडी टेक्स्ट में है तो एक दफ़ा देखना ज़रूरी है। क्यों देखना ज़रूरी है? क्योंकि सर हमारा वादा है कि इंशाल्लाह आपको छुड़वाएंगे एक भी चीज़ नहीं, जब आप पेपर में बैठेंगे तो हमने कहा कॉन्फिडेंस क्लियर होगा। ठीक है मेरा बच्चा, बढ़ूँ आगे? बढ़ जाऊँ आगे? कर लिया कॉपी? सर कर रहे हो, जल्दी करो। सर ये चीज़ें IFRS 9 में और खुल के तो आएंगी, लेकिन मैं चाहता हूँ जब आप एंड में पढ़े ना तो आपकी हालत टाइट ना हो। चले जी, बढ़ जाऊं आगे तो लिख दो यस सर। लिख दो भाई यस सर, सब लिखो ना, जिसका मतलब तुम लोग कॉपी कर रहे हो। नहीं बढ़ूं आगे? जो बाकी हजरात जवाब नहीं दे रहे, चले सर इसको एक दफा फिर से पढ़ लें जो मैंने एग्जांपल्स दी उनके तनाजुर में। सुधरेगा क्या? सर में एक लिंक दिया हुआ था उनकी वेबसाइट पे वेटेड एवरेज शेयर्स का, हमसे नहीं गए वहां पर गलती से। चले सर हम आ गए, ये आ गए। चले सर यही तो कह रहा है, when the fair value of consumption paid to preference share exceeds the carrying value of the preference share repurchase exceeds the return of to the preference shareholders and must be deducted in calculating profit attributable to ordinary equity holder to कह रहा है where the carrying value of the preference shares repurchase exceeds the fair value of consideration paid excess is added in calculating profit। सही है सर, तो यही बात है, सही है सर। चले सर फिर हमने कहा आगे आए, और हमने कहा आगे आते हुए पार्टिसिपेटिंग सिक्योरिटीज एंड टू क्लास बता रहे हैं, जिसकी भी हम एग्जांपल देख चुके हैं। ये स्टडी टेक्स्ट में मेहनत करें, आप देखें इसने वेटेड एवरेज शेयर्स जो है उसके ऊपर उसने लगा दिया है एक लिंक, पता नहीं है हमारी प्रोफेशनल बुकों के अंदर वो आपकी हेल्प करना चाह रहा है, और इन्वेस्टोपीडिया से वेटेड एवरेज शेयर्स की आपको डेफिनेशन बता रहा है। सही है, ये चीज़ें वैसे उसूलन खत्म हो जानी चाहिए थी, बट आई के है ना। फिर ये बता रहे हैं कि वेटेड एवरेज शेयर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें जो हम आपको बताते हैं, बोनस राइट वगैरह, ये सब चीज़ें हम यहीं से बताते हैं। फिर इसने आपको ओवरऑल अप्रोच बता दी, क्या अप्रोच है, इशुएंस फुल मार्केट प्राइस होगा तो क्या होगा, XYZ क्या होगा, कंपेरेटिव्स को कब कब एडजस्ट करोगे, वो तमाम चीज़ें जो हमने आपको कही वो यकीन माने यहीं पे थी। फिर ये डाइल्यूटेड पे आया, डाइल्यूटेड का इसने कहा मीन्स वाटरिंग डाउन और रिडक्शन ऑफ स्ट्रेंथ। हमने कहा थैंक यू वेरी मच भाई, तू नहीं बताता तो हमें पता ही नहीं चलता।
एक्सप्लेनेशन दी कि डाइल्यूटेड के अंदर हम क्या करते हैं, हमें क्यों फिगर जो है बुरी पिक्चर हमें उसको दिखानी है। सही है सर। तो हमने कहा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के तहत कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की इसने एग्जांपल दी हमें। फिर इसने हमें जो है न्यू इशू ऑफ कन्वर्टेबल्स ड्यूरिंग द ईयर उसकी एग्जांपल दी। ऑप्शंस और वारंट के ऊपर ये शख्स हमें लेके आया, ऑप्शंस के ऊपर आया, हमें बताया इन द मनी क्या होता है, ऑप्शन आउट ऑफ द मनी क्या होता है। इम्प्लाई शेयर ऑप्शंस की इसने अलग से बात की। फिर इसने पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स की बात की दैट आर नॉट डाइल्यूटिव, उसके ऊपर एग्जांपल दी, एग्जांपल भी हम देख चुके हैं। ऑर्डर ऑफ डाइल्यूशन की बात की, कंटिजेंटली इशूएबल शेयर्स की इस शख्स ने बात की, एक्चुअल कन्वर्जन ड्यूरिंग द ईयर की बात की। सही है। और फिर इसने प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर की बात की, इसने कहा किस तरीके से डिस्क्लोजर देखना है। सही है। और हमने कहा रिकंसिलेशन के बारे में बताना है, क्या बताना है, कैसे बताना है, ये देखना है। फिर ये चीज़ है अर्निंग्स पर शेयर एंड परफॉर्मेंस ट्रेड का अर्निंग, ये इंपॉर्टेंट है। अब सर जो अगली चीज़ इंपॉर्टेंट है ना वो है लिमिटेशंस ऑफ अर्निंग्स पर शेयर। ये वैसे FAR 2 में एक दफ़ा आ भी चुका है, लेकिन आप भी पढ़ लें, एग्जामिनर का भी हो गया बावला, उसने कह दिया 2 नंबर बैठाने के लिए लिमिटेशंस ऑफ अर्निंग पर शेयर। तो एक दफ़ा आप ये पेज अपने पास, अच्छा अपने रजिस्टर में कुछ पेजेस लिख दें कि एंड में आपको स्टडी टेक्स्ट के एक पेजेस एक दफ़ा पढ़ लेने हैं। तो हमने कहा उसके अंदर सर ये पेज खाली लिखें 479। सही है। क्या कह रहे हैं, पढ़ लेते हैं। Limitations of EPS. EPS is probably the single most important indicator of entity's performance. वही जो मैंने शुरू में कहा था, it is useful measure when it is used as starting point for a more detailed analysis of an entity. However, EPS can have serious limitations. पहले limitations कह रहा है, not all entities uses same accounting policies. It may not always be possible to make a meaningful confirmation between the EPS. बोला सिर्फ EPS की बेस पे डिसीजन नहीं लेना, हर कंपनी की अपनी पॉलिसीज होती हैं। कुछ कंपनीज इन्वेंट्री को फीफो पर रखती है, कुछ वेटेड एवरेज पर रखती है। तो ईपीएस से अच्छा है कि और डिटेल में जाओ। फिर कह रहा है ईपीएस डज नॉट टेक अकाउंट ऑफ इन्फ्लेशन सो दैट ग्रोथ इन ईपीएस ओवर टाइम माइट बी मिसलीडिंग। उसने कहा तुम्हारी ईपीएस बढ़ रही है क्योंकि तुम्हारी सेल्स प्राइसेस बढ़ रही है। सही है सर। तो उसने कहा हो सकता है कि ईपीएस की ग्रोथ तुम्हें लगे कि कंपनी वाकई में ग्रो कर रही है, बट सिर्फ इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है, कंपनी को फायदा हो गया, तुम फार्मा में हुकूमत ने प्राइसेस बढ़ा दी। तो और डिटेल में कुछ हो कह रहा है। इसने कहा EPS measures an entity's profitability, but this is only part of an entity's overall performance. An entity's cash flow can be just as important as its profit. इसने कहा ऐसा ना हो प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा और कैश फ्लो में वाट लग गई हो, ऐसा भी ना हो। सही है। सही है सर। तो फिर हमने कहा चेंजेस इन वैल्यू ऑफ एसेट्स होल्डिंग गेन्स, मतलब वो एसेट जो कि तुमने फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे रखे हुए फाइनेंशियल एसेट, उनकी अगर वैल्यू ईयर एंड पे बढ़ रही है तो हो सकता है उसकी वजह से ईपीएस तो बढ़ गई हो लेकिन कुछ खास फायदा ना हो। फिर कह रहा है diluted EPS is often described as an early warning to investors that the return on their investment may fall. ये important point है, sometime in future. However, diluted EPS is based on current earnings, not forecast earnings. मतलब जब तुम diluted EPS निकाल रहे होते हो ना, तुम उसमें weighted average number shares तो फ्यूचर के ले लेते हो, लेकिन अर्निंग्स भैया करंट ही लेते हो। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। सही है। फिर बोल रहा है कि मैनेजमेंट खेलती है, मैनेजमेंट ट्राई टू मेक EPS एज हाई एज पॉसिबल, they may attempt to manipulate the figure by using creative accounting. तो इसीलिए ईपीएस अच्छी नहीं होती है। सॉल्यूशंस दिए इसने प्रैक्टिस क्वेश्चंस के। सर फिर इसकी एक और प्रैक्टिस किट भी है, प्रैक्टिस किट भी है, इस पे भी इसने डिफरेंट चीज़ों को डिफाइन किया और बताया है किसकी चीज़ कहाँ है। ईपीएस के ऊपर सर इसने कुछ सवालात दिए जो मैं आपको इंडेक्स से दिखाऊंगा। ईपीएस के ऊपर भी कुछ सवालात है जो मैं आपको इंडेक्स से दिखाऊंगा। कहाँ हो तुम ईपीएस? आ गया सर। कैचेट कर चुके हैं हम, मैरी कर चुके हैं, मैंडी कर चुके हैं, AAZ भी कर चुके हैं, अल्फा नहीं किया, सज्जाद भी कर चुके हैं, टारगेट भी और शायद ABC भी कर चुके हैं। एयर कौन वाला शायद सवाल हमने नहीं किया, इसको भी देख लेते हैं। पेज नंबर 100 पे। तो हमने कहा भैया तू किस खेत की मूली है, तुझे भी देख लेते हैं सर। एयरकॉन भी हम शायद कर चुके हैं। हाँ सर कर चुके हैं ना, एयरकॉन भी हम कर चुके हैं। तो ये ना जिसके अंदर हमने कहा था कि 2 पे 1 था, मतलब राइट इशू का गेम अलग था कुछ, है ना सर। तो वो था 2 न्यू शेयर्स था, वो भी हम कर चुके हैं। कैचेट भी, सारे 5 पेपर के पुराने सवाल हैं। मैंडी शायद मैंने आपको होमवर्क दिया था, AAZ भी हम कर चुके हैं। और ABC जो हमने किया था सर वही वाला सवाल, इसने नाम चेंज कर दिया, तो अल्फा भी कर दिया, सज्जाद भी, टाइगर भी कर लिया। इसका मतलब है कि सर ईपीएस हमने खत्म कर दिया। बस इसकी एक चीज बाकी है जो मैं तुम्हें करवाऊंगा इंशाल्लाह अगली क्लास में, ईपीएस का ऑडिटर व्यू पॉइंट क्या होना चाहिए, ऑडिटर को ईपीएस में क्या चीज़ों में कहाँ कहाँ मैनेजमेंट डंडी मारेगी, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए।
किस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर अगली क्लास में। अगली क्लास हमारी होगी ट्यूसडे को, और ट्यूसडे को नया टॉपिक इंशाल्लाह शुरू हो रहा है। टॉपिक का नाम होगा IFRS 5 नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। उसमें हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो हम बात करेंगे। सर ईपीएस को क्विकली अगर आपने रिवाइज करना है, बेसिक में न्यूमरेटर में 2 शरारतें, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई, हमने कहा इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड, डिनोमिनेटर में 5 शरारतें, हमने कहा राइट इशू, बोनस, स्प्लिट, कंसोलिडेशन और इशू ड्यूरिंग टाइम पीरियड। फिर हमने कहा सर पार्टली पेड शेयर्स होंगे तो उनको भी बेसिक के अंदर हमने कहा जितने परसेंट उनका डिविडेंड एंटाइटलमेंट होगी उसके हिसाब से लेंगे। और हमने कहा कि सर रीपरचेज भी अगर हुआ तो वो भी हमने देख लिया। सर फिर हमारे डाइल्यूटेड में, डाइल्यूटेड के अंदर हमने कहा शरारतों की मिकदार थोड़ी सी ज्यादा थी कि हमने कहा मेन तो 3 है, ऑप्शंस वारंट, न्यूमरेटर में कोई इंपैक्ट नहीं, डिनोमिनेटर में फ्री शेयर्स ऐड करने हैं। फिर हमने कहा कन्वर्टेबल लोन्स इंटरेस्ट को ऐड बैक करवाना है नेट ऑफ टैक्स, लेकिन अगर इंटरेस्ट प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल पे तो उसके ऊपर टैक्स बेनिफिट नहीं आएगा। और हमने कहा डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ शेयर, और हमने कहा प्रेफरेंस शेयर जो इररिडीमेबल है उसको हम क्या करेंगे सर, प्रेफरेंस शेयर जो इररिडीमेबल है उनको हमने कह दिया कि उनका इंपैक्ट भी आ जाएगा कन्वर्जन में और नंबर ऑफ शेयर्स पे। सही है सर। और फिर हमने कह दिया जो डिविडेंड हम माइनस करते थे बेसिक में, वो प्रेफरेंस इररिडीमेबल की कन्वर्जन अज्यूम करते हुए हम नहीं करेंगे। फिर हमने कहा हमें देखना है कि शेयर होल्डर को पिक्चर बुरी दिखानी है। अगर किसी कन्वर्जन के बाद हमने कह दिया पिक्चर अच्छी हो रही है, बेसिक ईपीएस से ज्यादा डाइल्यूटेड आ रही है, तो वो हमें नहीं दिखाना। फिर हमने सर कंटीजेंटली इशूएबल शेयर्स भी देखे थे कि उनका इंपैक्ट क्या है, उसके ऊपर आज हमने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल भी कर ली कि आपको देखना है अर्निंग्स वाली कंडीशन है, मार्केट है या अदर्स कंडीशन है, वो आपने देख लेना है। हमने कंसोलिडेशन के साथ भी इसके सवाल देख लिया। सिर्फ 2 एग्जाम्पल है, 2 सवाल आते हैं, इसके अल्फा वाली एग्जांपल और इसके अंदर एग्जांपल है सब्सिडरी वाली, वो हमने नहीं देखी, वो इंशाल्लाह हम बाद में देखेंगे, वो आप लोगों ने नजर में रखनी है, ध्यान में रखनी है। सर शायद ये हमारी आखिरी क्लास हो, मतलब आखिरी इन द सेंस के यूट्यूब पे प्रॉपर क्लास, उसके बाद केएनएस के पोर्टल पे क्लासेस शिफ्ट होगी। जिन जिन बच्चों ने फॉर्म फिल नहीं किया वो कम से कम केएनएस में एक ऑनलाइन फॉर्म में इंशाल्लाह ग्रुप पे डलवा दूंगा मंडे को, वो फॉर्म फिल कर लें, और ताकि आप जो इंशाल्लाह आपका पोर्टल का आईडी वगैरह बना दिया जाए। तो अपना ख्याल रखिएगा, किसी का कोई सवाल है तो मैं हाजिर हूँ, नहीं तो आप लोग जा सकते हैं मेरा बच्चा। चलिए जी, कोई सवाल नहीं, 10 सेकंड और। ओके, अल्लाह हाफिज।